हेलो, गुड मॉर्निंग साथियों। लक्ष्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हमारी एकेडमी पिछले कुछ दिनों से कक्षा 12वीं का मॉडल पेपर सॉल्यूशन लेकर आई है। वैसे ही मॉडल पेपर के सीरीज में आज हम बायोलॉजी का मॉडल पेपर लेकर आए हैं आपके सामने। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है और आपको पता होगा कि इस वर्ष एमपी बोर्ड ने ब्लूप्रिंट के आधार पर या ब्लूप्रिंट दिया हुआ नहीं है, केवल इतना ही कर दिया है कि किस टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चन आना है, कितने नंबर के आना है, ये डिसाइड नहीं किया है कि कितना ऑब्जेक्टिव आएगा, कितना अति लघु उत्तरीय प्रश्न आएगा, कितना लघु उत्तरीय आएगा, कितना दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा। ऐसा कुछ भी डिसाइड किया हुआ नहीं है। फिर भी हमने मॉडल पेपर के आधार पर थोड़ा-सा इसे बनाया है। जैसे कि आपके सामने दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कुछ सेक्शन को विकल्प में बाँटा गया है, कुछ सेक्शन को फिल इन द ब्लैंक्स में बाँटा गया है, कुछ सेक्शन को जैसे कि सही जोड़ी में बाँटा गया है, जैसे कि एक वाक्य में बाँटा गया है, जैसे कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न में बाँटा गया है, लघु उत्तरीय में बाँटा गया है, दीर्घ उत्तरीय में बाँटा गया है। जैसे कि उसी क्रम में जैसे कि पहला नंबर का क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, यहाँ पर सही विकल्प चुनिए करके। ठीक है? तो पहला क्वेश्चन जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि आवृत बीजियों में भ्रूणपोष होता है। क्वेश्चन क्या है? आवृत बीजियों में भ्रूणपोष होता है। तो भ्रूणपोष के बारे में हमें पता होना चाहिए कि भ्रूणपोष एक्चुअल में क्या होता है। तो जैसे हमें पता होगा कि मानव का ग्रोथ होने के लिए जैसे हमें न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है या पोषण की आवश्यकता होती है, वैसे ही बीजों की भी ग्रोथ होने के लिए, वृद्धि होने के लिए उसे भी पोषण की आवश्यकता होती है। तो वही क्या कहलाता है पोषण या बीजों में जो भ्रूण पाया जाता है, भ्रूणों के पोषण के लिए जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है उसे क्या कहा जाता है? भ्रूणपोष कहा जाता है। तो भ्रूणपोष क्या हो सकता है? जैसे कि अपने को पता है कि बीज में क्या-क्या हो सकता है? बीज में क्या होता है? एक मेल गैमेट होता है। बीज में क्या होता है? एक मेल गैमेट होता है और एक क्या होता है? फीमेल गैमेट होता है। एक क्या होता है? फीमेल गैमेट होता है। जैसे कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में मिल जाए, इस प्रक्रिया को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फर्टिलाइजेशन कहा जाता है या निषेचन कहा जाता है। और ये आपस में फिर मिलकर क्या बना लेते हैं? जायगोट का निर्माण कर लेते हैं। किसका निर्माण कर लेते हैं? जायगोट का निर्माण कर लेते हैं या हम इसे युग्मनज कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? युग्मनज कहा जाता है। इसे क्या कहा जाएगा बेटा? फर्टिलाइजेशन को निषेचन कहा जाता है। फर्टिलाइजेशन को क्या कहा जाएगा? निषेचन कहा जाएगा। इसे नर कहा जाएगा। इसे क्या कहा जाएगा? मादा कहा जाएगा। तो नर और मादा में जो निषेचन होता है, उसके बाद क्या निर्माण होता है? युग्मनज का निर्माण होता है। नर वाले गैमेट को एन से दर्शाया जाता है। एन का मतलब होता है अगुणित कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? अगुणित कहा जाएगा। फीमेल गैमेट को भी क्या कहा जाएगा? एन कहा जाएगा। इसे भी क्या कहा जाएगा? अगुणित कहा जाएगा। और आपको पता होगा कि यहाँ पर एन प्लस एन मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? 2n। और मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलने पर क्या बना रहा था? जायगोट बना रहा था। जायगोट को ही क्या कहा जाता है? युग्मनज कहा जाता है। जायगोट को ही क्या कहा जाता है? युग्मनज कहा जाता है। तो युग्मनज के लिए क्या हो जाएगा? 2n यानी द्विगुणित हो जाएगा। युग्मनज के लिए क्या हो जाएगा? द्विगुणित हो जाएगा। इसे क्या बोला जाएगा? सिंगल एन को अगुणित बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फिर यहाँ पर युग्मनज मिलेगा, युग्मनज और एक मेल गैमेट मिलेगा। एक क्या मिलेगा? नर वाला भाग मिलेगा। तब जाकर किसका निर्माण होता है? भ्रूणपोष का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? भ्रूणपोष का निर्माण होता है। जैसे कि युग्मनज का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2n हो जाएगा। जैसे कि नर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2n हो जाएगा। दोनों को आपस में मिलाओगे तो क्या हो जाएगा? 3n हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है 3 के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ट्राई का प्रयोग किया जाता है या त्रि का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि आवृत बीजियों में भ्रूणपोष होता है और भ्रूणपोष के लिए कितने वर्ड का प्रयोग हुआ है? 3 का। और 3 को क्या बोला जाता है? त्रिगुणित कहा जाता है। यदि सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए जैसे द्विगुणित, द्विगुणित किसके लिए हो जाएगा? जायगोट के लिए हो जाएगा। किसके लिए हो जाएगा? जायगोट के लिए हो जाएगा या युग्मनज के लिए हो जाएगा। किसके लिए हो जाएगा? युग्मनज के लिए। तो युग्मनज के लिए यदि पूछा जाता तो आप क्या बताते? द्विगुणित बताते। यदि अगुणित, अगुणित किसके लिए आ जाएगा? अगुणित एक तो मेल वाले पार्ट के लिए आ जाएगा या फीमेल वाले गैमेट के लिए, फीमेल गैमेट के लिए आ जाएगा। और बहुगुणित यानी जब बहुत सारे गैमेट या बहुत सारे मेल फीमेल ऑर्गन मिल जाएंगे तब जाकर इसके लिए क्या हो जाएगा? बहुगुणित। परंतु अपना क्वेश्चन क्या था? आवृत बीजियों में भ्रूणपोष किस टाइप का होता है? तो आवृत बीजी में भ्रूणपोष हो जाएगा किस टाइप का हो जाएगा? त्रिगुणित हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि डाउन सिंड्रोम
डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र की एक प्रति की अधिकता से होता है? तो देखिए गुणसूत्र आपको पता ही है कि मानव शरीर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने गुणसूत्र पाए जाएंगे? 40 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 40 को ही हम बोल सकते हैं 23 जोड़ा बोल सकते हैं। कितना जोड़ा बोल सकते हैं हम? 23 जोड़ा बोल सकते हैं। कितना जोड़ा हो जाएगा? 23 जोड़ा हो जाएगा। जैसे क्या होता है गुणसूत्र में कितना हो जाएगा? 23 जोड़ा हो जाएगा, जिसमें से 22 पेयर को अलग भागों में डिवाइड किया गया है और एक पेयर को अलग भागों में बांटा गया। ये जो 22 जो पेयर होता है बेटा, ये एक्स प्रकार का ही होता है, यानी समान प्रकार का ही होगा। और जो ये एक लास्ट वाला जो पेयर होता है, ये एक्स वाई टाइप का होगा। कहने का मतलब ये है कि आपको देखिए समान दिखाई दे रहा है और देखिए यहाँ पर एक एक्स और एक वाई दिखाई दे रहा है। समान है तो इसे ऑटोसोम कहा जाता है। इसे क्या कहा जाएगा? ऑटोसोम कहा जाता है। और जो असमान है उसे कहा जाता है एलोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे एलोसोम कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर सिंड्रोम करके एक वर्ड दिया हुआ है। तो देखिए गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। और कितने में होता है? ये पेयर में होता है। एक 22 पेयर में होता है और एक पेयर में होता है। 22 पेयर क्या रहता है? एक्स प्रकार का रहता है। जो 23वां रहता है ये एक्स वाई प्रकार का होता है। जो समान रहता है इसे ऑटोसोम कहा जाता है। जो असमान रहता है उसे क्या बोला जाता है? एक्स वाई कहा जाता है। ये एलोसोम वाला ही गुणसूत्र निर्धारण के लिए क्या होता है? उपयोगी होता है। तो यहाँ पर देखिए सिंड्रोम करके एक वर्ड दिया है। गुणसूत्र की संख्या 46 होती है, परंतु कभी-कभी क्या होता है कि ये 46 गुणसूत्र की संख्या एक तो कम हो जाती है या फिर ज़्यादा हो जाती है। गुणसूत्र की संख्या कम या ज़्यादा होना, या हम बोल सकते हैं कि गुणसूत्र की संख्या में अनियमितता को ही क्या कहा जाता है? अनियमितता को ही कहा जाता है प्यारे बच्चों, कि सिंड्रोम कहा जाता है। तो मैं देखिए ये वर्ड का मैं इनको आपको मीनिंग बता दिया कि गुणसूत्र की संख्या में एक तो कमी होना, गुणसूत्र की संख्या में एक तो कमी होना या गुणसूत्र की संख्या में क्या होना? वृद्धि होना। यही क्या कहलाता है? सिंड्रोम कहलाता है। यही क्या कहलाता है? सिंड्रोम कहलाता है। जैसे कि आपको पता है कि कौन से गुणसूत्र में एक तो कमी हो सकती है। एक तो 13वें गुणसूत्र में कमी हो सकती है या वृद्धि हो सकती है। एक तो 18वें गुणसूत्र में कमी हो सकती है या वृद्धि हो सकती है, या एक तो 21वें पेयर में क्या हो सकता है? गुणसूत्र में क्या हो सकती है? कमी या वृद्धि हो सकती है। देखिए मैंने बताया था कि हर एक पेयर जोड़े में पाया जाता है। तो मान लो कि ये एक जोड़ा है, ये क्या हो जाएगा? एक जोड़ा हो जाएगा। हम बात करते हैं 21वें 21वें गुणसूत्र की बात करते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? 21वें गुणसूत्र की बात कर रहे हैं। 21वें गुणसूत्र में क्या होता है कि मान के चलिए यहाँ पर क्या होता है? 2 पाया जाएगा, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि गुणसूत्र पेयर में पाया जाता है। कितना पाया जाएगा? 2। यहाँ पर बोला है कि किस गुणसूत्र की एक प्रति की अधिकता, यानी यहाँ पर क्या हो जाता है? एक अतिरिक्त आकर जुड़ जाता है। क्या आकर जुड़ जाता है? अतिरिक्त गुणसूत्र आकर जुड़ जाता है। यही अतिरिक्त गुणसूत्र आकर जुड़ना क्या कहलाता है? डाउन सिंड्रोम कहलाता है। तो बताइए कि आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा 21वां गुणसूत्र हो जाएगा। 21वें गुणसूत्र में कमी या वृद्धि के कारण, या 21वें गुणसूत्र में एक अतिरिक्त गुणसूत्र आने के कारण ही क्या हो जाता है कि डाउन सिंड्रोम का कारण बनता है। इससे क्या हो सकता है? इससे होता है कि जैसे कि मंगोलियाई जैसे हमारा शरीर का शेप हो जाता है। जैसे ये किसमें हो जाएगा? बच्चों में होता है, अधिकतर बच्चों में होता है। और जिस व्यक्ति या जिस बच्चों में इस प्रकार का रोग हो जाता है उसकी उम्र बहुत ही कम हो जाती है। जैसे वो 12-13 साल तक ही क्या रह सकता है? जीवित रह सकता है। तो इसका आंसर मैंने क्या बताया? 21वां जोड़ा इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? लीवर सिरोसिस उत्पन्न करने वाला कारक क्या है? जैसे कि आपको पता होगा लीवर को ही क्या बोला जाता है? यकृत कहा जाता है। लीवर को ही क्या कहा जाता है? यकृत कहा जाता है। तो देखिए कभी-कभी क्या होता है, मान के चलिए आपका क्या है? नॉर्मल लीवर है। मान के चलिए कि आपका ये है नॉर्मल लीवर है, ठीक है? और जैसे मैं दूसरा डायग्राम बना रहा हूँ, इसमें क्या हो जाता है, कभी-कभी लीवर पर क्या हो जाता है कि कभी-कभी लीवर पर क्या होता है कि इस विशेष प्रकार का गुच्छा बनने लग जाता है। लीवर के ऊपर क्या हो जाता है? विशेष प्रकार का गुच्छा बनने लग जाता है। ये देखिए आपको ये नॉर्मल लीवर दिखाई दे रहा होगा। दूसरा दिखाई दे रहा होगा आपको क्या, कि इस पर विशेष प्रकार का गुच्छा प्रदर्शित दिखाई दे रहा है। विशेष प्रकार का ये जो गुच्छा है, यही क्या कहलाता है? यही कहलाता है लीवर सिरोसिस कहलाता है। यही क्या कहलाता है?
लीवर सिरोसिस, यानी ये क्या होता है, एक प्रकार का बीमारी टाइप का बीमारी ही होता है लीवर सिरोसिस। इससे ये होता कैसे है, जैसे आपने देखा होगा कि कोई कोई व्यक्ति ज़्यादा मात्रा में क्या करता है, शराब का सेवन करता है या एल्कोहल का सेवन करता है, तो एल्कोहल के सेवन करने से ही क्या होता है कि ये रोग उत्पन्न होता है। तो देखिए एल्कोहलिज्म करके यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एल्कोहलिज्म हो जाएगा। लीवर सिरोसिस क्या हुआ, लीवर सिरोसिस क्या हुआ कि जैसे सामान्य लीवर में क्या हो जाता है कि अ, अवांछनित रूप से या अनावश्यक रूप से क्या हो जाता है, कोशिकाओं का क्या बन जाता है, गुच्छा बन जाता है। कोशिकाओं के गुच्छा बनने से ही क्या हो जाता है, लीवर सिरोसिस नामक क्या हो जाता है, रोग उत्पन्न होता है। और किस वजह से होता है, ज्यादा मात्रा में एल्कोहल लेने से होता है। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पर हम चर्चा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की चर्चा करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला स्वतंत्र जीवी जीवाणु है। तो देखिए यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। सबसे पहले हम इसी बात को समझते हैं कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण क्या होता है। तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण क्या होता है, जैसे आपको पता है कि वायुमंडल में विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है। वायुमंडल क्या होता है, विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है। उसमें से एक गैस नाइट्रोजन भी होती है, उसमें से एक गैस क्या होती है, नाइट्रोजन भी होती है। तो आपको पता भी होगा कि नाइट्रोजन का जो अनुपात है या परसेंटेज जो है वातावरण में 78% होता है। कितना परसेंट होता है, 78% होता है। और ये पौधे में एक विशेषता होती है, पौधे में एक विशेषता ये होती है कि नाइट्रोजन को सीधा ग्रहण नहीं करते, N2 को सीधा ग्रहण नहीं करते। N2 को क्या सीधा ग्रहण नहीं करते हैं, N2 को सीधा ग्रहण नहीं करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले वो नाइट्रोजन गैस को सबसे पहले वो नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट में बदलते हैं। किस में बदलते हैं, नाइट्रेट में बदलते हैं। और इसी नाइट्रेट को भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। इसी नाइट्रेट को क्या करते हैं, भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा कि नाइट्रोजन का किसमें बदलना, नाइट्रेट में बदलना और उसका भोजन के रूप में उपयोग करना पौधे द्वारा, यही प्रक्रिया तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहलाती है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहलाती है। तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण देखिए, ये जो स्थिरीकरण है दो प्रकार से हो सकता है। एक तो बैक्टीरिया द्वारा हो सकता है, किसके द्वारा हो सकता है, बैक्टीरिया द्वारा हो सकता है, या बिजली के द्वारा भी हो सकता है। किसके द्वारा हो सकता है, बिजली के द्वारा भी हो सकता है। तो सवाल में तो ये नहीं पूछा गया है बिजली वाला केस, सवाल में पूछा गया है कि वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला स्वतंत्र जीवी जीवाणु क्या है, बैक्टीरिया को ही क्या कहा जाता है बेटा, जीवाणु कहा जाता है। तो उसने पूछा है कि वो कौन से जीवाणु के द्वारा होता है, तो वो एक विशेष प्रकार का जीवाणु होता है और उस जीवाणु का नाम होता है एजोबैक्टर। उस जीवाणु का नाम क्या हो जाएगा, एजोबैक्टर हो जाएगा। जीवाणु का नाम क्या हो जाएगा, एजोबैक्टर। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एजोबैक्टर निकल कर आएगा। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण आपको समझ आया। नाइट्रोजन आपको पता है कि पौधे सीधे नाइट्रोजन को भोजन के रूप में प्राप्त नहीं कर सकते। सबसे पहले क्या करते हो, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं। नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहलाती है। जीवाणु द्वारा हो सकती है, बिजली द्वारा हो सकती है, और जीवाणु का नाम बता दिया मैंने आपको, एजोबैक्टर। चलिए अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 दिखाई दे रहा है, निम्न में से कौन सा रासायनिक चाकू है। सबसे पहले तो आपको मीनिंग ही समझ आना चाहिए कि रासायनिक चाकू क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर रासायनिक चाकू क्या होता है, यह एक प्रकार की क्या है, परिचालन की टेक्नोलॉजी है या जेनेटिक टेक्नोलॉजी मेथड है। ये क्या है, जेनेटिक, एक प्रकार की क्या है ये, जेनेटिक टेक्नोलॉजी मेथड है। जेनेटिक टेक्नोलॉजी मेथड है, एक प्रकार की क्या है ये, जेनेटिक टेक्नोलॉजी मेथड है। जेनेटिक को क्या बोला जाता है बेटा, अनुवांशिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अनुवांशिक बोला जाएगा। अनुवांशिक अभियांत्रिकी है, एक प्रकार की क्या है, अभियांत्रिकी विधि है। ठीक है, अब क्या होता है कि देखिए रासायनिक चाकू मैंने बता दिया आपको कि ये एक प्रकार का क्या है, जेनेटिक टेक्नोलॉजी मेथड है। जेनेटिक टेक्नोलॉजी मेथड, इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं, जैसे कि आपको पता है कि जेनेटिक अणु क्या क्या हो सकता है, डीएनए हो सकता है। क्या हो सकता है, डीएनए हो सकता है। क्या हो सकता है, आरएनए होता है। ये सब क्या है, जेनेटिक अणु है। ये सब क्या है, ये अणु है, ये जेनेटिक अणु है, ये भी डीएनए भी आरएनए भी। तो यहाँ पर देखिए कि रासायनिक चाकू क्या होता है कि एक प्रकार की जेनेटिक टेक्नोलॉजी मेथड है जिनका प्रयोग जेनेटिक अणु को काटने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, काटने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, काटने के लिए किया जाता है। और देखिए उसका नाम क्या हो जाएगा, उसका नाम होता है ई कोराई होता है। क्या हो जाएगा, ई कोराई हो जाएगा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा क्या,
इकोराई हो जाएगा। चाकू बता दिया मैंने आपको, रासायनिक चाकू क्या होता है कि यह एक प्रकार की क्या है, जेनेटिक टेक्नोलॉजी मेथड है, जिसमें क्या किया जाता है कि डीएनए या आरएनए का अणु, या हम बोल सकते हैं जेनेटिक अणु का क्या कर सकते हैं, हम जेनेटिक अणु को काटने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे उस पैमाने का क्या नाम हो जाएगा, इकोराई हो जाएगा। ये तो एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन होता है। ये एक प्रकार का क्या हो जाएगा, प्रतिरोधक होता है। ये भी एक प्रकार का क्या हो जाएगा, प्रोटीन ही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा इकोराई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इकोराई। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पर एक वर्ड दिया है, लाइकेन बनाते हैं। देखिए लाइकेन क्या होता है, लाइकेन एक प्रकार का सहजीवी होता है। एक प्रकार का क्या होता है, ये सहजीवी होता है। सहजीवी का मतलब होता है कि मान के चलिए कोई दो एलिमेंट है या कोई दो जीव है या कोई दो पौधा, ए और बी लिया मैंने, क्या लिया यहाँ पर, ए और बी लिया। तो ए अपने भोजन के लिए, अपने जीवन यापन के लिए बी पर आश्रित रहेगा, या बी अपने जीवन यापन के लिए किस पर आश्रित रहेगा, ए पर आश्रित रहेगा। इसी को बोला जाता है सहजीवी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, सहजीवी कहा जाता है। वैसे ही लाइकेन भी एक प्रकार का सहजीवी है। अब लाइकेन किन के मध्य का सहजीवन है, ये होता है कवक और शैवाल के बीच का। किसके बीच का होता है ये, तो जो लाइकेन होता है ये होता है कवक और किसके बीच का, कवक व शैवाल का। कवक व शैवाल का सहजीवन कहलाता है, क्या कहलाता है, लाइकेन कहलाता है। क्या कहलाता है, लाइकेन। तो सहजीवन आपको समझ आया कि अपना जीवन यापन के लिए या अपना भोजन की प्राप्ति के लिए एक दूसरे पर आश्रित रहना ही क्या कहलाता है, सहजीवन कहलाता है। वैसे ही कवक और शैवाल का सहजीवन क्या कहलाता है, लाइकेन कहलाता है। तो इसका ही क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जैसे कि देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला दिया है कि एक बीज में एक से अधिक भ्रूण की उपस्थिति को क्या कहा जाता है। जैसे कि मैं आपको समझाना चाहूंगा, एक जैसे मैं यही समझा देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता है कि प्रत्येक बीज क्या होता है, कि मैं आपको थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया था क्वेश्चन नंबर 1 में। प्रत्येक बीज क्या होता है कि भ्रूण से निर्माण होता है। किससे निर्माण होता है, भ्रूण से। हो सकता है कि भ्रूण की संख्या 1 हो सकता है भ्रूण की संख्या क्या हो, 2 है, हो सकता है भ्रूण की संख्या क्या हो, 3 हो। भ्रूण की संख्या क्या हो, 3 हो। जैसे एक भ्रूण की संख्या है तो इसे क्या बोला जाएगा, सिंगल भ्रूणी कहा जाएगा, सिंगल एंडोस्पर्म कहा जाएगा। यदि दो भ्रूण की संख्या है तो इसे क्या कहा जाएगा, डबल एंडोस्पर्म कहा जाएगा, डबल एम्ब्रियो कहा जाएगा। और जैसे 3 या रहा या 3 से ज्यादा रहा तो इसके लिए साइंस में एक वर्ड का प्रयोग किया जाता है, बहु का प्रयोग किया जाता है। बहु को ही बोला जाता है, पॉली कहा जाता है। बहु को ही क्या कहा जाता है, पॉली कहा जाता है। यानी जब एक हो तो उसके लिए सिंगल का प्रयोग किया जाता है, 2 हो तो डाई का प्रयोग किया जाता है, 3 हो तो ट्राई का प्रयोग किया जाता है, 3 या 3 से अधिक हो तो उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, पॉली का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर एक बीज में एक से अधिक भ्रूण की उपस्थिति को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाएगा, देखिए मैंने एक वर्ड बताया था आपको, क्या बताया था मैंने आपको, बहु। और भ्रूण के लिए क्या हो जाएगा, बहुभ्रूणता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुभ्रूणता हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बहुभ्रूणता हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा करते हैं। किसकी चर्चा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एमआरएनए का संश्लेषण कहलाता है। एमआरएनए का संश्लेषण कहलाता है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ कि आरएनए क्या होता है, डीएनए क्या होता है। ये जो आरएनए और जो डीएनए, ये एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल होता है। ये क्या होता है, एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल होता है। ये क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल होता है। न्यूक्लिक अम्ल का मतलब ये हो जाएगा कि मान के चलिए कोई कोशिका है, ये कोई क्या है, कोशिका है। और आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा पिछली क्लासेस में कि कोशिका का क्या होता है, केंद्रक होता है। कोशिका का क्या होता है, केंद्रक होता है। इसी केंद्रक में एक विशेष प्रकार का एसिड भरा हुआ रहता है, या एक विशेष प्रकार का एसिड रहता है। इसी एसिड को कहा जाता है न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे ही न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। यदि कभी पूछ लिया जाए आपको क्वेश्चन की न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो मिसर द्वारा किया गया था। मिसर एक वैज्ञानिक है, मिसर एक क्या है, वैज्ञानिक है। न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार का होता है। न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है डीएनए होता है, एक क्या होता है, डीएनए होता है। और एक क्या होता है, आरएनए होता है। एक क्या होता है, एक होता है डीएनए होता है और एक क्या होता है, आरएनए होता है। क्वेश्चन में चर्चा डीएनए की नहीं की गई है, क्वेश्चन में चर्चा डीएनए की नहीं की गई है, क्वेश्चन में चर्चा की गई है आरएनए की। तो आरएनए भी 3 प्रकार का होता है। एक होता है एमआरएनए होता है, एक क्या हो जाएगा, एमआरएनए हो जाएगा, एक हो जाएगा आरआरएनए हो जाएगा, या एक हो जाता है टीआरएनए हो जाता है। एक क्या होता है, टीआरएनए होता है। और एक होता है आरआरएनए होता है। एक क्या होता है, आरआरएनए। तो आरएनए 3 प्रकार का होता है। एम का मतलब हो जाएगा मैसेंजर हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, मैसेंजर हो जाएगा। एम का मतलब क्या हो जाएगा, मैसेंजर। और आपको पता होगा कि आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड।
क्या हो जाएगा? राइबोज न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, तो इस यहाँ पर यम का मतलब आरएनए का मैंने ऊपर तो बता दिया कि राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। एम का मतलब क्या हो जाएगा? मैसेंजर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा? राइबोसोमल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइबोसोमल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर क्वेश्चन बोला है कि यम आरएनए का प्रोटीन में संश्लेषण, जैसे कि आपको पता होगा कि एम आरएनए का संश्लेषण, तो एम आरएनए किसका संश्लेषण करता है? पहली बात है किसका संश्लेषण करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है। किसका संश्लेषण करता है? ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। किसका संश्लेषण करेगा? ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो यम आरएनए का संश्लेषण क्या कहलाता है? इसके लिए एक विधि का प्रयोग किया जाता है, अनुलेखन विधि कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? अनुलेखन, यानी यम आरएनए ही संश्लेषित होकर क्या बनाता है? प्रोटीन का निर्माण करता है, और उस प्रोटीन निर्माण की विधि क्या कहलाएगी? अनुलेखन कहलाती है, या इसे ही कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है? टाइफाइड रोग की पहचान खालिस्तान द्वारा की जाती है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि टाइफाइड होने पर हम अस्पताल जाते हैं, अस्पताल जाने पर हम वहाँ पर क्या करवाते हैं? टाइफाइड टेस्ट करवाते हैं। यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि टाइफाइड टेस्ट किस विधि द्वारा किया जाता है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि टाइफाइड एक प्रकार का क्या होता है? जीवाणु जनित रोग होता है। टाइफाइड क्या होता है? एक प्रकार का जीवाणु जनित रोग है। किस प्रकार का रोग है ये? जीवाणु जनित रोग है। किस प्रकार का रोग है ये? जीवाणु जनित रोग है। और यदि पूछ लिया जाए कि टाइफाइड रोग कौन से जीवाणु के द्वारा होता है, तो साल्मोनेला टाइफी साल्मोनेला टाइफी द्वारा क्या होता है? यह रोग होता है। साल्मोनेला टाइफी जीवाणु द्वारा क्या होता है? यह रोग होता है। इसमें क्या हो जाता है कि तेज बुखार आने लग जाता है, सिर दर्द होने लग जाता है, इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। इसके लिए क्या होता है कि हम अस्पताल जाते हैं, और अस्पताल जाने के दौरान हम एक विशेष प्रकार का टेस्ट करवाते हैं, और उस टेस्ट का नाम होता है विडाल टेस्ट होता है। उस टेस्ट का नाम क्या होता है? विडाल टेस्ट होता है। क्वेश्चन में यही पूछा गया था। हो सकता है कि टाइफाइड रोग किसके द्वारा होता है? पूछा जा सकता है जीवाणु द्वारा हो सकता है। यह भी पूछा जा सकता है कि जीवाणु कौन से जीवाणु द्वारा होता है, तो जीवाणु का नाम क्या हो जाएगा? साल्मोनेला क्या हो जाएगा? टाइफी हो जाएगा। पहचान किसके द्वारा किया जाता है? कौन से परीक्षण द्वारा किया जाता है? तो विडाल टेस्ट द्वारा इसका क्या होता है? टेस्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर क्या होता है? चौथा नंबर देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 4 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कि खालिस्तान जंतुओं के डीएनए में एक अतिरिक्त जीन की उपस्थिति कहलाता है या होता है। तो देखिए, हर जंतु में स्वयं का एक डीएनए होता है। हर जंतु में क्या होता है? एक स्वयं का डीएनए होता है। चलिए, इंसान को भी एक जंतु की श्रेणी में लिया गया है, इंसान को भी एनिमलिया ग्रुप में रखा गया है, तो हम भी क्या होते हैं? एक प्रकार के जंतु की श्रेणी में आते हैं, और हमें एक विशेष प्रकार का डीएनए होता है। हमें स्वयं का क्या होता है? एक डीएनए होता है। वैसे सभी जंतुओं में क्या होता है? एक विशेष प्रकार का क्या होता है? डीएनए होता है। परंतु कुछ कुछ जंतुओं में क्या होता है? अतिरिक्त डीएनए जोड़ा जाता है। कुछ कुछ जीनों में क्या होता है? कुछ कुछ जंतुओं में क्या होता है? अतिरिक्त डीएनए जोड़ दिया जाता है। अतिरिक्त डीएनए किस विधि द्वारा जोड़ा जाता है यदि पूछ लिया जाए? देखो, यहाँ पर एक अतिरिक्त जीन की बोला है। डीएनए एक प्रकार का क्या होता है? जीन ही होता है। तो अतिरिक्त डीएनए को जोड़ना परिचालन विधि द्वारा, किस विधि द्वारा? परिचालन विधि द्वारा जोड़ा जाता है। किस विधि द्वारा जोड़ा जाता है? परिचालन विधि द्वारा जोड़ा जाता है। और इस जोड़ने की विधि को क्या परिचालन विधि कहा जाता है? और ऐसे जीव को क्या कहा जाता है? ट्रांसजेनिक जीव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रांसजेनिक जंतु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रांसजेनिक जंतु कहा जाता है, या इसे हिंदी में कहा जाता है पारजीनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पारजीनी जंतु कहा जाएगा। तो बताइए, इस विकल्प का, इस रिक्त स्थान का सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा ट्रांसजेनिक जंतु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रांसजेनिक क्या हो जाएगा? ट्रांसजेनिक जंतु के डीएनए में एक अतिरिक्त जीन की उपस्थिति होती है। मैंने बता दिया, अतिरिक्त जीन की उपस्थिति कौन सी विधि द्वारा हो सकती है? परिचालन विधि द्वारा हो सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की चर्चा करते हैं। विशाल अमेजन वर्षा वनों को खालिस्तान कहा जाता है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अमेजन का जो वन है, या अमेजन का जो जंगल है, कहाँ पर होता है? तो ये अमेजन का जो जंगल है ये दक्षिण अमेरिका में है। कहाँ पर है ये? दक्षिण अमेरिका में है। और दक्षिण अमेरिका के ये 9 देशों में फैला हुआ है। कितने देशों में फैला हुआ है ये? 9 देशों में फैला हुआ है। और यदि बोला जाए कि सबसे ज्यादा किस देश में ज्यादा फैला हुआ है, तो लगभग 60% यह ब्राजील में फैला हुआ है। लगभग कितना परसेंट? 60% कहाँ पर फैला हुआ है ये? ब्राजील में
फैला हुआ है। यहाँ पर अमेज़न का जो जंगल है बहुत ही सघन माना गया है और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्या है, हरियाली है और आपको पता है कि जहाँ पर ज़्यादा हरियाली है तो स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ पर ऑक्सीजन का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा होगा। ऑक्सीजन का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा होगा, इसलिए ही इसे और ऑक्सीजन की आवश्यकता किसे होती है? फेफड़े को आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? फेफड़े को आवश्यकता होती है। या हम बोल सकते हैं कि मानव शरीर में जो ऑक्सीजन का उत्पादन होता है, कहाँ पर होता है? ये फेफड़े में होता है या CO2 को O2 में कन्वर्ट कहाँ पर किया जाता है? फेफड़े में किया जाता है। तो देखिए स्वाभाविक सी बात है कि जहाँ पर ऑक्सीजन का निर्माण हो रहा है, जहाँ से ऑक्सीजन बन रहा है, हम उसे क्या कहा जाएगा? फेफड़ा कहा जाएगा। तो देखिए अमेज़न का जो वर्षा वन है, ये कहाँ पर है? पृथ्वी पर है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। कितना परसेंट ये? मान के चलिए कि 100% चीज़ें कैलकुलेट की जाती है, तो 100% में से अकेला 20% पूरे विश्व का, पूरे विश्व का अकेला 20% ये अमेज़न का वर्षा वन ही क्या करता है, यहाँ पर अकेला प्रोड्यूस कर देता है 20% ऑक्सीजन को, इसलिए इसे कहा जाता है? पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट की बात करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र की शब्दावली में हरे पौधे को क्या कहा जाता है? तो आपको पता होगा पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, आप तो बचपन से पढ़ते ही आ रहे होंगे कि पारिस्थितिक तंत्र करके। तो पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है कि हमारे आसपास के क्षेत्र में या किसी भी किसी भी जैविक या अजैविक या हम बोल सकते हैं कि वातावरण में उपस्थित जैविक और अजैविक घटक का जो स्थान है, इसे ही क्या कहा जाता है? पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। पारिस्थितिक तंत्र में आपको पता होगा उपभोक्ता होता है, फिर क्या होता है? उत्पादक होता है। सबसे पहले क्या होता है? उत्पादक होता है, उपभोक्ता, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इस प्रकार से माना जाता है। तो इसी में आपको पता होगा कि इसे पारिस्थितिक तंत्र की शब्दावली में हरे पादप को क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? उपभोक्ता कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? या हम बोल सकते हैं उपभोक्ता नहीं कहा जाएगा, इसे उत्पादक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? उत्पादक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? उत्पादक कहा जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए, निम्न में से सत्य असत्य चुनिए। निम्न में से सत्य असत्य चुनिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक अंडाशय में एक बीजांड पाया जाता है। देखिए मान के चलिए कोई बीज है, बीज का निर्माण हमेशा अंडाशय में ही होता है। बीज का निर्माण किसमें होता है? अंडाशय में होता है। परंतु क्या होता है कि कुछ बीज ऐसे होते हैं जिसमें बीजांड हो भी सकता है, कुछ बीज ऐसे होते हैं जिसमें बीजांड नहीं भी हो सकता है। कुछ बीज ऐसा हो सकता है कि जिसमें क्या हो सकता है? बीजांड हो भी सकता है और कुछ बीज ऐसे हो सकते हैं कि बीजांड नहीं भी हो सकता है। तो एक अंडाशय में एक ही बीजांड होता है, ऐसा जरूरी नहीं है, हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर पहले का क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, या हम इसे बोल सकते हैं क्या? असत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, मिलर एवं यूरे के प्रयोग से विशिष्ट षष्टिवाद की पुष्टि होती है। देखिए विशिष्ट षष्टिवाद क्या होता है? विशिष्ट षष्टिवाद क्या होता है कि इस स्टेटमेंट में क्या बताया गया था? इस स्टेटमेंट में ये बताया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी की जो उत्पत्ति है ब्रह्मा के द्वारा की गई है। ब्रह्मा के द्वारा की गई है, ये विशिष्ट षष्टिवाद में बताया गया था। विशिष्ट षष्टिवाद में क्या चर्चा की गई थी कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति है ये ब्रह्मा के द्वारा हुई थी। परंतु मिलर और यूरे ने तो ये प्रयोग में नहीं बताया था। मिलर और यूरे ने तो अपने प्रयोग में बताया था कि पृथ्वी का जो निर्माण है एक रासायनिक विधि द्वारा हुआ है। किस विधि द्वारा हुआ है? रासायनिक विधि द्वारा हुआ है, या रासायनिक मत दिया था उनने। क्या दिया था? रासायनिक मत दिया था। तो यहाँ पर क्या ये विकल्प, क्या ये सत्य असत्य सही हो सकता है, गलत हो सकता है? मिलर ने दिया था, रासायनिक मत दिया था और इसने बोला था कि पृथ्वी का निर्माण रासायनिक पदार्थों से हुई है, ना कि विशिष्ट षष्टिवाद से हुई है। विशिष्ट षष्टिवाद का कथन क्या है कि पृथ्वी की उत्पत्ति ब्रह्मा के द्वारा हुई है या ब्रह्मा की इच्छा से हुई है। तो ये वाला भी कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, एल्कोहल एक अवसादक पदार्थ है। एल्कोहल क्या है? एक प्रकार का अवसादक पदार्थ है। देखिए अवसादक पदार्थ क्या होता है? अवसादक पदार्थ एक प्रकार का नार्कोटिक पदार्थ होता है। ये क्या होता है? एक प्रकार का नार्कोटिक पदार्थ होता है। क्या होता है? ये एक प्रकार का नार्कोटिक पदार्थ होता है। इसके सेवन से या अवसादक पदार्थ के सेवन करने से क्या हो जाता है? अवसादक पदार्थ के सेवन से क्या होता है कि ब्रेन में एक न्यूरोट्रांसमीटर लगा हुआ रहता है। क्या लगा हुआ रहता है?
न्यूरोट्रांसमीटर एक प्रकार का ये द्रव होता है, ब्रेन में जो द्रव भरा हुआ रहता है उसे क्या बोला जाता है, न्यूरोट्रांसमीटर फ्लूइड कहा जाता है, न्यूरोट्रांसमीटर द्रव कहा जाता है। तो अवसादक पदार्थ एक प्रकार का क्या होता है, नार्कोटिक पदार्थ होता है, जो न्यूरोट्रांसमीटर को क्या कर देता है, कम कर देता है। न्यूरोट्रांसमीटर को क्या कर देता है, ये कम कर देता है, जिससे क्या हो जाता है कि कार्य करने की क्षमता में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। कार्य करने की क्षमता में कमी आ जाती है, या व्यक्ति को आलस आने लग जाता है। व्यक्ति को क्या आने लग जाता है, आलस आने लग सकता है। इसे ही बोला जाता है अवसादक पदार्थ। जैसे अवसादक पदार्थ किसमें हो सकता है, जैसे शराब में हो सकता है। अवसादक पदार्थ किसमें हो सकता है, शराब में हो सकता है। जैसे और जैसे मान के चले सिगरेट में हो सकता है, किसमें हो सकता है, सिगरेट में हो जाएगा। एक वर्ड आता है चार्बी यूरेटस करके, एक पदार्थ भी होता है चार्बी यूटेरस करके। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया था क्या एल्कोहल एक अवसादक पदार्थ है, हाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे शराब हो जाएगा, ठीक है। एक प्रकार का क्या है, ये नार्कोटिक पदार्थ है। न्यूरोट्रांसमीटर द्रव को क्या कर देता है, कम कर देता है क्षमता को, जिससे क्या हो जाता है कि कार्य करने की क्षमता में उतने उत्तेजनाओं में आपको कमी दिखाई देती है, या आलसपन बना हुआ रहता है। ये किसके कारण हो सकता है, ये शराब के कारण हो सकता है। शराब को क्या कहा जाता है, एल्कोहल कहा जाता है। तो ये वाला विकल्प ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर लिखा हुआ है कि नए हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को रिकम्बिक्ट डीएनए तकनीक से बनाया गया था, ठीक है। तो देखिए हेपेटाइटिस क्या होता है, मैंने आपको बताया था यह भी एक लीवर से संबंधित रोग है। किससे संबंधित रोग है, लीवर संबंधी रोग है। किस प्रकार का रोग है, ये लीवर संबंधी रोग है। इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि एक मान के चलिए लीवर है, ये सिंपल लीवर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये इस लीवर में ये अंतर दिखाई दे रहा होगा कि देखिए लीवर में क्या हो जाता है कि विशेष प्रकार का गुच्छा बना दिखाई देने लग जाता है। ये भी एक प्रकार का हेपेटाइटिस होता है। ये भी किससे संबंधित है, ये भी किससे संबंधित है, ये भी संबंधित है किससे, लीवर से संबंधित है। और यहाँ पर बोला गया है कि वैक्सीन को रिकम्बिक्ट डीएनए तकनीक से बनाया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज को सर्वप्रथम एक विषाणु से प्राप्त किया गया था। देखिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एक प्रकार का क्या होता है, ये एक प्रकार का क्या है, जीवाणु है। एक प्रकार का क्या है, ये जीवाणु है। इसे हिंड सेकेंड के नाम से भी जाना जाता है। इस जीवाणु को क्या नाम से जाना जाता है, हिंड सेकेंड जीवाणु के नाम से जाना जाता है। तो देखिए रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लिएज को सर्वप्रथम एक जीवाणु से प्राप्त किया गया था। नहीं हो सकता क्योंकि मैंने एक विषाणु से प्राप्त किया गया, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि मैंने बताया कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एक प्रकार का क्या जीवाणु है। उस जीवाणु का नाम क्या है, हिंड सेकेंड है। तो क्या यहाँ पर विषाणु वाला ऑप्शन सही हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। तो ये कथन क्या हो जाएगा आपका, असत्य हो जाएगा। ये कथन क्या हो जाएगा आपका, असत्य हो जाएगा। रॉबर्ट में के आकलन के अनुसार पृथ्वी पर जीवों की कुल 7 मिलियन या 70 लाख प्रजाति बताई गई है। ये कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है सही जोड़ी बनाइए या सही जोड़ी का मिलान कीजिए। तो देखिए यहाँ पर वर्ड दिया हुआ है कि पुष्पीय पादपों की खेती। आपको पता होगा कि खेती के लिए साइंस में एक वर्ड का प्रयोग किया जाता है, कल्चर का। इसका एग्रीकल्चर का, इसका प्रयोग किया जाता है, एग्रीकल्चर का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर एक वर्ड दिखाई दे रहा है कल्चर करके, तो क्वेश्चन नंबर 1 का मिलान हो जाएगा, इससे हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। पहले का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन नंबर दिया हुआ वर्णांतता, ये आंखों से संबंधित रोग होता है। वर्णांतता क्या होता है, आंखों से संबंधित रोग होता है। वर्णांतता में क्या होता है कि जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ पर आपके सामने समक्ष बहुत सारा यहाँ पर रंग रख दिया मैंने, ठीक है, रंगों का समूह रख दिया। मैंने क्या रख दिया, रंगों का समूह रख दिया। जैसे मैंने रख दिया लाल रख दिया, हरा रख दिया, पीला रख दिया, नीला रख दिया, सभी 7 रंग रख दिया। तो क्या होता है किसी किसी व्यक्ति में क्या होता है कि रंगों को पहचानने में क्या हो जाती है, दिक्कत हो जाती है। उसको लाल हरा दिखाई देने लग जाता है या हरा नीला दिखाई देने लग जाता है, हरा लाल दिखाई देने लग जाता है। इसी फॉल्ट को ही क्या कहा जाता है, वर्णांतता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्णांतता। तो वर्णांतता एक प्रकार का क्या है, आंखों से संबंधित रोग है, या आंखों संबंधी क्या है, एक प्रकार का विकार है। हम बोल सकते हैं कि एक प्रकार का क्या होता है, विकार होता है, या हम बोल सकते हैं कि इससे क्या होता है कि रंगों को पहचानने में क्या हो जाती है, दिक्कत आ जाती है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। और एक प्रकार का जेनेटिक रोग होता है,
एक प्रकार का क्या होता है, ये जेनेटिक रोग होता है। आनुवांशिक रोग होता है। आनुवांशिक रोग वे रोग होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक व्यक्ति से अगले व्यक्ति में पहुंचता है। जैसे कि मैं बता रहा हूं कि जैसे मेरे पिताजी को वर्णांतता रोग है, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये रोग हमें भी आ जाएगा, तो इसी को बोला जाता है जेनेटिक। जैसे कि मान के चलिए किसी ए व्यक्ति को क्या है, ये वर्णांतता रोग है। मान के चलो कि इसके आने वाली जो संतान है ये बी होगी, तो स्वाभाविक सी बात है कि ए से बी में पहुंचने की संभावना रहेगी। इसी रोग को बोला जाता है जेनेटिक रोग कहा जाता है। तो वर्णांतता एक प्रकार का क्या होता है, जेनेटिक रोग होता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया होगा कि लिंग संलग्न रोग हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का हो जाएगा, कैंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की चर्चा करते हैं। कैंसर, कैंसर क्या होता है कि मान के चलिए कोई कोशिका है, ये कोई क्या है, कोशिका होता है। कोशिकाओं का मान के चलिए सिंपल कोशिका, कहीं कहीं क्या होता है कि बहुत सारी कोशिकाओं का अनावश्यक रूप से क्या बन जाता है, गुच्छा बन जाता है। कोशिकाओं का क्या हो जाता है, अनावश्यक रूप से गुच्छा बन जाता है। इसी अनावश्यक रूप से गुच्छा बनने को ही क्या कहा जाता है, कैंसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैंसर कहा जाता है। तो कैंसर क्या कहलाता है, इसे ओंकोजिन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, ओंकोजिन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, ओंकोजिन कहा जाएगा। तो सी नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका ओंकोजिन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई इसका क्या हो जाएगा, सही है। अगला हो जाएगा पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, इसको एनिलिंग अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, इसका तो सही आंसर क्या हो जाएगा, एनिलिंग हो जाएगा। इसे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, पारिस्थितिक तंत्र क्या हो जाएगा, हमारे वातावरण में उपस्थित जैविक अजैविक घटकों का जो अजैविक घटक को ही क्या कहा जाता है, पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। और पारिस्थितिक तंत्र के बारे में सबसे पहले व्याख्या की गई थी टेंसले नामक वैज्ञानिक द्वारा की गई थी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 5वां का सही आंसर हो जाएगा क्या, ए नंबर का हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वें की चर्चा करते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 दिखाई दे रहा है आपको, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, मनुष्य के नर व मादा प्राथमिक जनन अंग क्या है। देखिए इसको थोड़ा सा विस्तृत में देख लेते हैं, थोड़ा नया स्लाइड लेते हैं। जैसे कि देखिए, ये है मानव प्रजनन अंग की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, मानव प्रजनन अंग। मानव प्रजनन अंग की बात करते हैं। तो मानव प्रजनन अंग कितने प्रकार का हो सकता है, 2 प्रकार का हो सकता है। एक नर प्रजनन अंग हो सकता है और एक क्या हो सकता है, मादा प्रजनन अंग हो सकता है। एक क्या हो जाएगा, नर हो जाएगा, नर प्रजनन अंग हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, मादा प्रजनन अंग हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, मादा प्रजनन अंग हो जाएगा। तो जैसे नर प्रजनन तंत्र में या नर जननांग में मुख्य जो अंग होता है, जो मुख्य अंग क्या होता है, मुख्य अंग होता है वृषण होता है। मुख्य अंग क्या हो जाएगा, वृषण हो जाएगा। यदि पूछा जाए कि वृषण की संख्या कितनी होती है, तो वृषण की संख्या होती है 2। वृषण की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। या हम बोल सकते हैं कि 2 को ही हम बोल सकते हैं एक जोड़ी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम, एक जोड़ी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम, एक जोड़ी। या देखिए वृषण का मुख्य कार्य क्या हो सकता है, यदि पूछ लिया जाए कि इसका कार्य क्या होता है, तो कार्य होता है स्पर्म का निर्माण करना। इसका निर्माण करना, स्पर्म का निर्माण करना। स्पर्म को ही क्या बोला जाता है, शुक्राणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शुक्राणु का निर्माण करना। किसका निर्माण करना, शुक्राणु का निर्माण करना। हो सकता है कि सवाल ऐसे भी पूछा जाए एग्जाम में कि वृषण में किसका निर्माण होता है, तो वृषण में किसका निर्माण होता है, स्पर्म का निर्माण हो सकता है। सवाल को और घुमाकर पूछा जा सकता है कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ पर होता है, तो शुक्राणु का निर्माण कहाँ पर होता है, वृषण में होता है। और वृषण किसका मुख्य जनन अंग है, ये नर प्रजनन तंत्र का क्या है, मुख्य जनन अंग होता है। तो जो स्पर्म का निर्माण होता है, ये शरीर के तापमान से 2.5 डिग्री सेल्सियस 2.5 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर निर्माण होता है। इसका कम तापमान पर निर्माण होता है। जैसे अपने को पता है कि मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 37 का यदि माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 37 सही 1/2 डिग्री क्या हो जाएगा, सेल्सियस हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं कि जो स्पर्म का जो निर्माण है कहाँ पर होता है, वृषण में होता है। और शरीर के तापमान से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान पर क्या होता है, इसका निर्माण होता है। और मुख्य जनन अंग क्या हो जाएगा, वृषण हो जाएगा। वैसे ही हम बात करते हैं मादा में, तो मादा में जो मुख्य जनन अंग होता है, मादा में जो
मुख्य जनन अंग होता है, मादा में मुख्य जनन अंग ओवेरी को माना जाता है। किसे माना जाता है? ओवेरी को माना जाता है या अंडाशय को माना जाता है। किसे माना जाता है? अंडाशय को माना जाता है। यह भी संख्या में 2 होता है। संख्या में कितना होता है? ये भी संख्या में 2 होता है, या हम बोल सकते हैं एक जोड़ी होता है। कितना होता है? एक जोड़ी होता है। यदि पूछ लिया जाए कि इसका मुख्य कार्य क्या है, तो इसका मुख्य कार्य है ओवम का निर्माण करना। किसका निर्माण करना? ओवम का निर्माण करना, एग का निर्माण करना, हम बोल सकते हैं अंड का निर्माण करना। किसका निर्माण करना? अंडा का निर्माण करना। तो यही तो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि नर मुख्य जनन अंग किसे कहा जाता है और मादा मुख्य जनन अंग किसे कहा जाता है? तो नर मुख्य जनन अंग वृषण को कहा जाता है और मादा मुख्य जनन अंग क्या हो जाएगा? अंडाशय को कहा जाता है। डिटेल मैंने आपके सामने बता दिया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा करते हैं। किसकी चर्चा करते हैं हम? क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? मिथियोनाइन को कोडित करने वाला कोडान का नाम क्या है? तो देखिए कोडान क्या होता है, सबसे पहले हम क्या समझेंगे? कोडान वर्ड की शब्दावली समझते हैं कि कोडान एक्चुअल में क्या होता है। कोडान क्या होता है? जैसे कि क्या होता है कि मान के चलिए क्या है, कोशिका है। प्रत्येक कोशिका में क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। मैंने आपको पहले बता भी दिया हूं प्रीवियस क्वेश्चन में कि केंद्रक में क्या पाया जाता है? न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। मैंने बताया था न्यूक्लिक अम्ल एक डीएनए हो सकता है। क्या हो सकता है? डीएनए हो सकता है। न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है? आरएनए होता है। आपको डीएनए और आरएनए में क्या होता है? विशेष प्रकार के नाइट्रोजन युक्त क्षार रहते हैं। जैसे नाइट्रोजन युक्त क्षार, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे ट्रिक के माध्यम से समझते हैं, ATCG। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि यदि आपको कभी भी कोई भी यदि बचपन से आपको यदि पता पूछता है कि आप कहाँ रहते हो, तो आप उस पता का बताने के सबसे पहले आप किस शब्द का प्रयोग करते हैं? एट करके बोलते हो कि आई लिव एट, जो भी शहर का नाम होगा, सिटी का नाम होगा, टाउन का नाम होगा, जो भी जगह का नाम होगा। वैसे ही आप मान के चलिए कि आप किसी ट्रेन में सफर कर रहे हो, आपको क्या मिल गया है? कोई यात्री मिल गया है और यात्री से पूछ रहे हो कि आप कहाँ पर रह रहे हो, तो यात्री क्या बोलता है कि 8CG, मैं कहाँ पर रहता हूँ? छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ, है ना? 8CG हो जाएगा। तो ये ट्रिक हो गया कि डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन युक्त क्षार रहता है? ए से हो जाएगा एडिनिन हो जाएगा। ए से क्या हो जाएगा? एडिनिन हो जाएगा। जी, टी से क्या हो जाएगा? थाइमिन हो जाएगा। टी से क्या हो जाएगा? थाइमिन हो जाएगा। सी से हो जाएगा साइटोसिन हो जाएगा। साइटोसिन हो जाएगा। और जी से क्या हो जाएगा? ग्वानिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्वानिन हो जाएगा। उसी प्रकार आरएनए में AUCG होता है। क्या होता है? AUCG होता है। ए से मैंने बताया आपको एडिनिन होता है। ए से क्या होता है? एडिनिन होता है। यू से क्या होता है? यूरेसिल होता है। सी से पता है आपको साइटोसिन होता है। क्या होता है? साइटोसिन होता है। और जी से क्या होता है? ग्वानिन होता है। तो देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा एडिनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, एडिनिन, यूरेसिल, साइटोसिन, ग्वानिन, ये सब क्या है? नाइट्रोजन युक्त क्षार है और इन्हें ही बोला जाता है न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। देखिए मैंने बोल दिया एडिनिन, एडिनिन भी क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। थाइमिन भी क्या है? थाइमिन भी क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। साइटोसिन भी क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। ग्वानिन भी क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। जैसे एडिनिन, ये जो सभी दिखाई दे रहे हैं सब क्या है? न्यूक्लियोटाइड। इन न्यूक्लियोटाइड में से मैं किसी भी 3 न्यूक्लियोटाइड को ले रहा हूँ। कितने न्यूक्लियोटाइड को ले रहा हूँ? 3 न्यूक्लियोटाइड को ले रहा हूँ और इन न्यूक्लियोटाइड को मैं क्रम में जमा रहा हूँ, एक सीक्वेंस में जमा रहा हूँ या एक क्रम में जमा रहा हूँ। एक क्रम में जमाने के बाद उन्हें मैं क्या करता हूँ? कोडित कर रहा हूँ या नामित कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं? नामित कर रहा हूँ। इसे ही तो बोला जाता है कोडान। इसे क्या कहा जाता है? कोडान कहा जाता है। तो कोडान क्या हो जाएगा? 3 न्यूक्लियोटाइड को एक विशेष क्रम में जमाना या विशेष क्रम में क्या करना? व्यवस्थित करना, विशेष क्रम में अरेंजमेंट करना, ये क्या कहलाता है? कोडान कहलाता है। और कोडान पूछा गया क्वेश्चन में क्या कि मिथियोनाइन को कोडित करने वाला कोडान क्या है? इसका आंसर हो जाएगा AU, क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा। तो AUG को कोडान हो जाएगा। कौन सा कोडान आ जाएगा? AUG क्या हो जाएगा? कोडान हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की हम चर्चा करते हैं।
चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है। तो बायोगैस क्या होता है, जैसे कि पशु का क्या होता है, वाहित मल होता है। पशु का क्या हो जाएगा, पशु का उत्सर्जी पदार्थ बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, पशु का उत्सर्जी पदार्थ। पशु का क्या बोल सकते हैं, उत्सर्जी पदार्थ। जैसे क्या हो सकता है, वाहित मल हो जाएगा। पशु का क्या हो जाएगा, वाहित मल हो जाएगा। पशु का क्या हो जाएगा, वाहित मल हो जाएगा। या हम बोल सकते हैं जैसे पशु का उत्सर्जी पदार्थ में क्या आ सकता है, यूरिन हो जाएगा। तो पशु का जो वाहित मल है और क्या हो जाएगा, यूरिन हो जाएगा। इससे उत्पादित गैस को ही क्या कहा जाता है, बायोगैस कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, बायोगैस कहा जाएगा। बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है, तो बायोगैस का मुख्य घटक क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। बायोगैस का मुख्य घटक क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। मीथेन का फार्मूला क्या हो जाएगा, CH4 हो जाएगा। मीथेन का फार्मूला क्या हो जाएगा, CH4 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या लिखा है, वन या तालाब में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है। तो जैसे कि आपको पता है कि वन में क्या होता है कि जो उत्पादक होता है, उत्पादक के रूप में किसे लिया जाता है, उत्पादक के रूप में किसे लिया जाता है, घास को लिया जाता है। फिर प्राइमरी उपभोक्ता में किससे लिया जाएगा, प्राइमरी उपभोक्ता में लिया जाएगा किसे, प्राइमरी उपभोक्ता में लिया जाएगा। जैसे मान के चलो हिरण को ले लीजिए, ठीक है। हिरण का शिकार कौन करेगा, शेर करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, द्वितीय उपभोक्ता हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि आपको देखिए जंगल से संबंधित है या वन से संबंधित है, तो आपको जो पिरामिड दिखाई दे रहा है, पिरामिड कैसा दिखाई दे रहा है, सीधा दिखाई दे रहा है। पिरामिड कैसा दिखाई दे रहा है, सीधा दिखाई दे रहा है। या पिरामिड एक दिशा में दिखाई दे रहा है। पिरामिड कैसा दिखाई दे रहा है आपको, सीधा दिखाई दे रहा है। पिरामिड कैसा दिखाई दे रहा है, सीधा। या हम बोल सकते हैं कि पिरामिड क्या होता है, एक दिशा में दिखाई दे रहा है। एक दिशा को क्या बोल सकते हैं, एक दिशीय बोल सकते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वन या तालाब पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, सीधा होता है। या ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, एक दिशीय होता है। पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है कि हमारे उपस्थित जैविक और अजैविक घटकों का मिश्रण ही क्या कहलाएगा, या उनका सिस्टम या उनका एक तंत्र ही क्या कहलाएगा, पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। देखिए अगला क्वेश्चन, एंजाइम, ADA का पूरा नाम लिखिए। एंजाइम क्या होता है, एंजाइम एक प्रकार का क्या होता है, प्रोटीन होता है। एंजाइम एक प्रकार का क्या होता है, प्रोटीन होता है। एंजाइम एक प्रकार का क्या होता है, प्रोटीन। या हम बोल सकते हैं कि सभी कोशिकाओं में उपस्थित रहता है। किसमें उपस्थित रहता है, सभी कोशिकाओं में उपस्थित रहता है। एंजाइम क्या कार्य करता है, एंजाइम अभिक्रिया की रासायनिक दर को तीव्र कर देता है, तीव्र कर देता है। रासायनिक क्रिया को क्या कर देता है, रासायनिक क्रिया को तीव्र कर देता है। या रासायनिक अभिक्रिया को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। उसे हम क्या बोलते हैं, एंजाइम बोलते हैं। उसी एंजाइम में एक एंजाइम दिया हुआ है, ADA एंजाइम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ADA एंजाइम दिया हुआ है। इस ADA एंजाइम का नाम पूछा है, तो इस ADA एंजाइम का नाम हो जाएगा एडिसिन, एडिसिन डी एमिनेज, एमिनेज, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, एडिसिन डी एमिनेज। चलिए अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर छठवां, कि क्या स्वपरागण होता है, क्या परपरागण होता है। तो जैसे देखिए ये पुष्प से संबंधित शब्दावली है, इससे संबंधित है, ये पुष्प से संबंधित प्रश्नावली है। जैसे कि आपने तो पुष्प देखा ही होगा, तो पुष्प में जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे ये मान के चलिए पुष्प, ये पुष्पासन हो जाता है, ये क्या हो जाता है, पुष्पासन। तो आपने देखा होगा कि मान के चलिए कोई भी फूल रहता है तो फिलामेंट हो जाता है इसका, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर इस प्रकार से क्या रहती है, छोटी 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 क्या रहती है, इस प्रकार से छोटी छोटी क्या रहती है, हरे रंग की क्या होती है, यहाँ पर पत्तियां होती है। पूरे राउंड में होता है, किसमें होता है, पूरे राउंड में होता है। इसे क्या कहा जाता है, सीफल कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, सीफल कहा जाता है। इसे क्या कहा जाएगा, सीफल कहा जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि हरी हरी पंखुड़ियां क्या कहलाती है, सीफल कहलाती है। और ये हरी पंखुड़ियों का यदि समूह, यदि पूरा ग्रुप बना दिया जाए, तो इस ग्रुप को बोला जाता है बाह्य दलपंच कहा जाता है। क्या कहा जाता है, या हम बोल सकते हैं सीफल का जो समूह है, सीफल का समूह क्या कहलाएगा, बाह्य दलपुंज कहलाता है। क्या कहलाता है, बाह्य दलपुंज कहलाएगा, ठीक। फिर आपने देखा होगा पुष्प में बिल्कुल इस प्रकार से क्या रहते हैं, रंगीन वाला भाग रहता है। उसमें क्या क्या रहता है, रंगीन वाला भाग रहता है। इस प्रकार से क्या रहता है, रंगीन वाला भाग रहता है। इस रंगीन वाले भाग को ही कहा जाता है दलपुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दलपुंज कहा जाता है। यदि हो सके कि सवाल में पूछा जाए पुष्प के विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए, तो आप यहाँ से पुष्प के विभिन्न भागों का क्या कर सकते हैं, वर्णन भी कर सकते हैं। तो मैंने बताया हरी पंखुड़ियां क्या कहलाएगी, सीफल कहलाएगी। सीफल का समूह क्या कहलाएगा, बाह्य दलपुंज कहलाएगा। मैंने जैसे बताया हरे हरे रंग की जो
पत्तियां होती है उसे क्या बोला जाता है? सीपल। सीपल का समूह क्या कहलाएगा? बाह्य दलपुंज कहलाएगा। और उसके ऊपर में जो रंगीन होता है, पुष्प का रंगीन वाला भाग होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाएगा दलपुंज कहा जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, दलपुंज के साइड में बिल्कुल इस प्रकार से एक ये निकला हुआ रहता है, थोड़ा सा लंबा सा, और यहाँ पर लंबी सी शाखाएं निकली हुई रहती है। इसे कहा जाता है फिलामेंट कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तंतु कहा जाता है। और ये फिलामेंट से ही कनेक्ट एक चीज होता है, इसे बोला जाता है परागकोश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परागकोश कहा जाता है। परागकोश का मुख्य कार्य क्या होता है? इसके ऊपर क्या होता है? छोटा 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 क्या होता है? कण होता है। परागकोश के ऊपर ही क्या होता है? छोटा छोटा क्या होता है? कण होता है, जिसे क्या कहा जाता है? पराग कण कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? पराग कण कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? पराग कण। तो मैंने तीसरा क्या बताया कि इस प्रकार से फिलामेंट होता है, इस प्रकार से क्या होता है? तंतु होता है। उसके ऊपर में क्या लगा हुआ रहता है? परागकोश लगा हुआ रहता है। और परागकोश में किसका निर्माण होता है? पराग कणों का निर्माण होता है। उसी प्रकार से बीज, इसी प्रकार से क्या होता है? पुष्प के बीच में बिल्कुल इस प्रकार से और एक संरचना होती है। पुष्प के ऊपर में क्या होती है? इस प्रकार से संरचना होती है। इस संरचना को कहा जाता है, देखिए ये वाला भाग होता है स्त्री केसर वाला भाग होता है। ये कौन सा भाग होता है? ये स्त्री केसर वाला भाग होता है। इसे क्या कहा जाएगा? पुंकेसर भाग कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? पुंकेसर भाग कहा जाएगा। कौन सा भाग कहा जाएगा? इसे पुंकेसर वाला भाग कहा जाता है। इसे कौन सा वाला भाग कहा जाएगा? स्त्री केसर। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये होता है अंडाशय होता है। ये क्या होता है? अंडाशय होता है। अंडाशय में क्या पाया जाता है? अंडाशय के अंदर ही पाया जाता है बीजांड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बीजांड पाया जाता है। और बीजांड ही किसका निर्माण करता है? लास्ट में जाकर बीज का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? बीज का निर्माण करता है। ये वाला भाग क्या कहलाता है? ये भाग कहलाता है वर्तिका कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्तिका कहलाता है। और ये वाला भाग क्या कहलाएगा? वर्तिकाग्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वर्तिकाग्र कहलाएगा। तो देखिए मैंने पुष्प के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको बता दिया। यदि इसके ऊपर से यदि कभी फ्यूचर में यदि सवाल बन जाए, तो यदि पूछा जाए कि पुष्प के मुख्य जनन भाग कौन सा, या पुष्प के मुख्य भागों की व्याख्या कीजिए, तो पहला पुष्प का भाग क्या हो जाएगा? बाह्य दलपुंज हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? दलपुंज हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा? पुंकेसर हो जाएगा। और चौथा क्या हो जाएगा? स्त्री केसर हो जाएगा। पुंकेसर का मुख्य भाग क्या है? परागकोश है। परागकोश से क्या निकलता है? परागकण निकलता है। क्या निकलता है? परागकण निकलता है। वही मैंने बताया स्त्री केसर का मुख्य भाग क्या होता है? वर्तिकाग्र होता है। क्या होता है? वर्तिकाग्र होता है। और डेफिनेशन में क्या था हमारे पास? परागण था। डेफिनेशन में क्या था हमारे पास? परागण। तो परागण क्या होता है कि देखिए परागकोश का या परागकण का, किसका? परागकण का पुष्प के वर्तिकाग्र वाले भाग से मिलना। पराग कणों का पुष्प के वर्तिकाग्र वाले भागों से जुड़ना और जुड़कर निषेचन या फर्टिलाइजेशन करने की प्रोसेस ही क्या कहलाती है? परागकण कहलाती है। क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। अब ये परागण कई तरीके से हो सकता है। एक तो बिना कारक के हो सकता है। एक तो ऐसा हो सकता है कि मान के चलिए कि पहला पुष्प है और इधर में क्या रखा हुआ है? ये दूसरा पुष्प रखा हुआ है। एक पुष्प रखा हुआ है और दूसरा पुष्प रखा। यदि मान के चलिए कि यहाँ का परागकण ये सेकेंड नंबर वाले पुष्प के वर्तिकाग्र से मिले, ये पहला केस है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि यहाँ का जो परागकण है, यहाँ का जो परागकण है, इसी के वर्तिकाग्र से मिल जाए या इसी से क्या हो जाए? फर्टिलाइजेशन हो जाए। दो कंडीशन आपको दिखाई दे रही है। पहली कंडीशन क्या दिखाई दे रही है कि नंबर फर्स्ट का जो पुष्प है उसका जो परागकण है वो दूसरे वाले के वर्तिकाग्र के साथ निषेचन करे। और दूसरी कंडीशन क्या बन रही कि वही पुष्प का परागकण वही पुष्प के वर्तिकाग्र से क्या करे? निषेचन करे। यदि तो ये कंडीशन का सेकेंड वाली जो कंडीशन बता ये कहलाती है स्वपरागण कहलाती है। और जो फर्स्ट नंबर की जो कंडीशन बता ये क्या कहलाता है? पर परागण कहलाता है। तो देखिए एक ही पुष्प के बीच में जो होने वाला जो परागण है उसे स्वपरागण कहा जाता है, तथा दो अलग अलग पुष्पों के मध्य होने वाला जो परागण है ये क्या कहलाता है? पर परागण। स्वपरागण के लिए किसी माध्यम की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है, परंतु पर परागण होने के लिए हो सकता है कि कीट की आवश्यकता पड़े। मान के चलो कीट इसके ऊपर आकर बैठ जाए परागण के ऊपर, और यही परागण बैठने के बाद फिर इसके वर्तिकाग्र में आकर बैठ जाए, तो कीटों द्वारा हो सकता है। भौरे द्वारा हो सकता है। किसके द्वारा हो सकता है? भौरे द्वारा। भौरे यहाँ पर आकर बैठा पहले, फिर यही भौरा यहाँ पर आकर बैठ जाए दूसरे वाले में, तो इससे भी क्या हो सकता है? पर परागण हो सकता है। तीसरा कंडीशन हो सकता है कि वायु के माध्यम से हो सकता है। जैसे हवा चलेगी तो यहाँ का परागकण उड़ेगा और उड़कर यहाँ पर वर्तिकाग्र से जुड़ जाएगा, तो ये परागण पर परागण का तीसरा माध्यम हो सकता है। चौथा माध्यम क्या हो सकता है कि बारिश के पानी से भी हो सकता है। किससे हो सकता है?
बारिश के पानी से भी हो सकता है। कि पर परागण में माध्यम की ज़्यादा आवश्यकता पड़ सकती है, परंतु स्वपरागण में जरूरी नहीं है कि परागण की आवश्यकता हो स्वपरागण में जरूरी नहीं कि किसी माध्यम की ज़्यादा आवश्यकता पड़े। तो देखिए यही मैं आपको जैसे कि बता रहा हूँ, जैसे कि स्लाइड में लिखा हुआ है आपके पास कि लिखा हुआ है कि परागण का किसी पुष्प के परागकोश के उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे पर स्थित किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्रता का स्थानांतर क्या कहलाता है? स्वपरागण कहलाता है। देखिए मैंने जो बताया वही बात लिखी गई है कि एक ही पुष्प का जो परागकण है उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक निषेचन हो तो उसे क्या कहा जाता है? स्वपराग। देखिए परागकणों का किसी पुष्प के परागकोश से उसी प्रजाति के किसी अन्य पौधे पर स्थित पुष्प के, देखिए अन्य पुष्प की बात की गई है। किसकी बात की गई है? अन्य पौधे की बात की गई है। अन्य पौधे तक का स्थानांतरण क्या कहलाता है? पर परागण कहलाता है। मैंने ये भी बताया था कि पर परागण के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ सकती है। जैसे माध्यम क्या था, यहाँ पर वायु लिया था मैंने, माध्यम में क्या लिया था मैंने? जल लिया था। माध्यम में क्या लिया था मैंने? कीट लिया था। माध्यम में क्या जैसे कीट हो गया, जल हो गया, वायु आ गया, तो ये सब आवश्यकता होती है। और मैंने ये भी बताया था देखिए कि परागण कारकों पर सीमित निर्भरता रहती है, ज्यादा आवश्यकता माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर नंबर क्वेश्चन क्या होता है? फिनिश होता है। चलिए इसी का अथवा सवाल की व्याख्या करते हैं। देखिए सवाल नंबर दूसरा क्या दिया हुआ है? टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहा जाता है? टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहा जाता है? तो देखिए इसको थोड़ा विस्तृत चर्चा करते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में क्या होता है? जैसे कि आपको पता है कि ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित है। किससे संबंधित है ये चैप्टर? प्रजनन तंत्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्रजनन तंत्र से संबंधित है। किससे संबंधित है ये? प्रजनन तंत्र से। मैंने आपको बताया भी हूं कि प्रजनन तंत्र दो प्रकार से हो सकता है। एक नर वाला प्रजनन तंत्र हो सकता है। एक क्या हो सकता है? नर वाला प्रजनन तंत्र हो सकता है। और एक क्या हो सकता है? मादा वाला प्रजनन तंत्र हो सकता है। एक क्या हो सकता है? नर वाला प्रजनन तंत्र हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है? मादा वाला प्रजनन तंत्र हो सकता है। मैंने आपको बताया था कि नर का जो नर गेमेट जो होता है इसे स्पर्म कहा जाता है। नर गेमेट क्या होता है? स्पर्म होता है। और जो मादा गेमेट होता है ये अंड होता है या अंडा होता है। क्या होता है? या हम इसे बोल सकते हैं ओवम होता है। ये क्या होता है? स्पर्म होता है। ये क्या हो जाएगा? स्पर्म हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? अंड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अंड हो जाएगा। ठीक है, तो भाई स्पर्म और ओवम का मिलना ही क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन कहलाता है। या क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है ये? निषेचन कहलाता है। और निषेचन होने के बाद ये क्या बन जाता है? जायगोट बन जाता है। क्या बन जाता है? जायगोट बनता है। जायगोट, ये जायगोट या युग्मनज कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? युग्मनज। तो ये जायगोट 1 सप्ताह तक या 1 वीक तक जायगोट ही कहलाता है। 1 वीक के बाद यह बदल जाता है और इसका नाम हो जाता है भ्रूण हो जाता है। क्या हो जाता है? भ्रूण हो जाता है या एम्ब्रियो हो जाता है। क्या हो जाएगा? एम्ब्रियो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम्ब्रियो हो जाएगा। और 1 वीक के बाद 1 वीक के बाद से जन्म लेते तक या 9 माह तक यह भ्रूण भ्रूणी कहलाता है। और जैसे ही बच्चों का जन्म हो जाता है, जन्म होने के बाद उसे क्या कहा जाता है? बेबी कहा जाता है या उसे क्या कहा जाता है? बच्चा कहा जाता है। तो देखिए 1 वीक तक क्या कहलाएगा? वो जायगोट कहलाएगा। 1 वीक के बाद क्या कहलाएगा? एम्ब्रियो कहलाएगा, भ्रूण कहलाएगा। उसके बाद क्या कहलाएगा? वो डिलीवरी के बाद क्या कहलाएगा? डिलीवरी के बाद वो कहलाएगा क्या? बेबी कहलाएगा, बच्चा कहलाएगा। ठीक है, ये तो हो गया, नेचुरल हो गया। अब देखिए मैं बता रहा हूँ कि ये सब देखिए यही निर्माण होता है स्पर्म का मेल गेमेट में। फीमेल गेमेट में किसका निर्माण होता है? ओवम का निर्माण होता है। फीमेल गेमेट में किसका निर्माण होता है? ओवम का निर्माण होता है। स्पर्म और ओवम मिलकर ही क्या करते हैं? फर्टिलाइजेशन करते हैं। फर्टिलाइजेशन मिलकर किसका निर्माण करते हैं? जायगोट का निर्माण करते हैं। जायगोट मिलकर किसका निर्माण करेंगे? भ्रूण का निर्माण करेंगे। और भ्रूण लास्ट में क्या हो जाता है? बेबी बन जाता है। ठीक है, तो क्या होता है? ये तो देखिए सब आंतरिक क्रियाएं होती है। ये देखिए जैसे मैंने बोला कि मान के चलिए कि ये मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना रहा हूँ। ये वाला भाग कहलाता है ओवेरी कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ओवेरी कहलाएगा। ये भी क्या कहलाएगा? ओवेरी कहलाएगा। ये भी क्या कहलाएगा? ओवेरी। मैंने आपको बताया भी था अभी प्रीवियस क्वेश्चन में कि ओवेरी की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। या मैंने बताया था एक जोड़ी होता है करके। कितना होता है? एक जोड़ी होता है। ये वाला भाग कहलाता है ये वाला भाग क्या कहलाता है? फेलोपियन ट्यूब कहलाता है। क्या कहलाता है? फेलोपियन ट्यूब कहलाता है। ये वाला भाग भी क्या कहलाएगा? फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब की भी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ये वाला भाग कहलाता है गर्भाशय कहलाता है। ये भाग क्या कहलाएगा? गर्भाशय कहलाएगा। और ये वाला भाग क्या कहलाएगा? योजी कहलाएगा। ये वाला भाग क्या कहलाएगा? योजी। तो जैसे ही क्या होता है
कि जायगोट होता है, जायगोट यहाँ से क्या निकलेगा, ओवेरी से क्या निकलेगा, ओवम निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा, ओवम। इस माध्यम से क्या होगा, इंटर करेगा, क्या स्पर्म इंटर करेगा, क्या इंटर करेगा, स्पर्म इंटर करेगा। तो कभी-कभी सवाल यहाँ से ये भी पूछ लिया जाता है कि ओवम और स्पर्म जो फर्टिलाइजेशन करते हैं वो किस भाग में करते हैं। तो ओवम और जो स्पर्म है ये जो फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन करते हैं कहाँ पर, ये फर्टिलाइजेशन करते हैं फेलोपियन ट्यूब में करते हैं। कहाँ पर करते हैं, फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब में 1 वीक तक रहते हैं और 1 वीक के बाद क्या होता है, इसका ये एम्ब्रियो में बदल जाता है और ये एम्ब्रियो जाकर गर्भाशय की दीवार पर जाकर चिपक जाता है। कहाँ पर जाकर चिपक जाता है, गर्भाशय की दीवार पर जाकर क्या हो जाता है, चिपक जाता है और फिर यहाँ पर 9 माह तक क्या होता है, बच्चे का क्या होता है, यहाँ पर विकास होता है। तो देखिए ये तो हो गया नेचुरल तरीका हो गया, परंतु क्या होता है टेस्ट ट्यूब बेबी का परीक्षण का क्यों आवश्यकता पड़ती है। कभी-कभी क्या होता है कि महिलाओं की जो ओवेरी है, एक ओवेरी हो गया, ये दोनों ओवेरी हो गया, ये दोनों ओवेरी क्या होता है कि काम करना बंद कर देता है और काम करना यदि बंद कर देगा तो मतलब ये है कि ओवेरी अंड का निर्माण नहीं कर पाएगा। ओवेरी क्या नहीं कर पाएगा, अंड का निर्माण नहीं कर पाएगा और जब अंड का निर्माण नहीं होगा तो स्पर्म मिल नहीं सकता, फर्टिलाइजेशन हो नहीं सकता, यानी बेबी नहीं हो सकता। तो इसके लिए क्या किया जाता है, एक नया कृत्रिम तरीका ढूंढा गया। उस नए कृत्रिम तरीके में क्या किया गया कि एक एक क्या लिया जाता है, कांच की नली लिया जाता है। ये क्या लिया जाता है, कांच की नली लिया जाता है, यह एक कांच की परख नली ली जाती है। इसे ही टेस्ट ट्यूब कहा जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है, टेस्ट ट्यूब कहा जाता है। तो टेस्ट ट्यूब में क्या होता है कि जो मेल का जो स्पर्म है, इसमें क्या लिया जाता है, मेल का स्पर्म लिया जाता है। क्या लिया जाता है, मेल का स्पर्म लिया जाता है और यहाँ पर फीमेल बॉडी से क्या लिया जाता है, ओवम लिया जाता है। क्या लिया जाता है, ओवम लिया जाता है। इन दोनों को यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओवम हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्पर्म हो जाएगा। दोनों को एक टेस्ट ट्यूब में परीक्षण करवाया जाता है या दोनों को टेस्ट ट्यूब में मिलाया जाता है और यहाँ पर क्या करवाया जाता है, फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है, फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है। फर्टिलाइजेशन यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फिर उसे 1 वीक तक यहाँ पर ट्यूब में रखा जाता है। कब तक रखा जाता है, जबकि उस फर्टिलाइजेशन या जायगोट में 8 कोष्ठीय कोशिका का निर्माण न हो। जब तक निर्माण नहीं होगा तब तक रखा जाता है। इस परीक्षण को ही कहा जाता है, टेस्ट ट्यूब बेबी परीक्षण कहा जाता है। इसे ही आईवीएफ के नाम से भी जाना जाता है। इसका अन्य नाम क्या हो जाएगा, आईवीएफ हो जाएगा। आईवीएफ का पूरा नाम क्या हो जाएगा, इन विट्रो क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। इसे ही क्या कहा जाता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जैसे कि आप कई बार टीवी में एड में भी देखते होंगे, इंदिरा आईवीएफ कर कर देखते होंगे, ठीक है। तो ये सब जो आईवीएफ जो एड आता है यही है। इसे टेस्ट ट्यूब बेबी ना बोलते हुए क्या बोल दिया जाता है, आईवीएफ बोल दिया जाता है। आईवीएफ का मतलब क्या हो जाएगा, इन विट्रो क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। देखिए यही क्वेश्चन में पूछा गया था। जैसे कि देखिए स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा है कि निषेचन या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की तकनीक तब अपनाई जाती है जब स्त्री की फेलोपियन नलिका में रुकावट आ जाती है। मैंने बताया था फेलोपियन नलिका में ही क्या होता है, फेलोपियन नलिका में ही तो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। वहीं तो ओवम और क्या मिलता है, स्पर्म मिलता है। फिर उस 1 वीक के बाद क्या हो जाता है, गर्भाशय की दीवार पर जाकर चिपक जाता है। और यही बोला गया है कि फेलोपियन ट्यूब नलिका में क्या जाता है, फेलोपियन ट्यूब में क्या आ जाती है, रुकावट आ जाती है। तो रुकावट आ जाएगी तो ओवम तो आ नहीं पाएगा, ओवेरी में एक तो बनेगा परंतु वो आ नहीं पाएगा। तो उसके लिए क्या किया जाता है, कृत्रिम तरीके से वहां से ओवम निकाला जाता है और मेल बॉडी से क्या निकाला जाता है, स्पर्म निकाला जाता है और उसे कांच की नली या टेस्ट ट्यूब में क्या लिया जाता है, परीक्षा टेस्ट ट्यूब में क्या करवाया जाता है, फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है। और फर्टिलाइजेशन के स्वरूप क्या हो जाता है, बेबी या भ्रूण का क्या होता है, निर्माण करवाया जाता है जायगोट का। और फिर उस जायगोट को पुनः उसी माता की गर्भ में, गर्भ की दीवार पर क्या चिपका दिया जाता है। तो यही प्रोसेस क्या कहलाती है, यही प्रोसेस क्या कहलाती है, टेस्ट ट्यूब। जैसे निषेचन में बाधा होने की स्थिति में इन तकनीक की मदद ली जाती है। इस तकनीक में आईवीएफ में बताया आपको, इन विट्रो क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन में पति या दाता के शुक्राणु प्राप्त कर उन्हें स्त्री के अंडाणु के साथ पेट्री प्लेट में निषेचित कराया जाता है। प्रारंभिक विदलन भी पेट्री प्लेट में होता है। मैंने बताया तो भ्रूण के 8 कोष्ठीय अवस्था प्राप्त करने तक इसे फेलोपियन 8 कोष्ठीय अवस्था प्राप्त करने के बाद उसे कहाँ पर, फेलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित कर दिया जाता है। यह तकनीक भ्रूण स्थानांतरण कहलाती है। इसे ही क्या कहा जाता है, टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है प्रसव क्या है। प्रसव जैसे कि हम आम भाषा में इसे सुनते भी है, प्रसव को ही क्या कहा जाता है, डिलीवरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डिलीवरी कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, डिलीवरी कहा जाता है। ठीक है। तो प्रसव क्या होता है, देखिए यहाँ पर गर्भ की अवधि के पूरा होने के बाद
गर्भ की अवधि के पूरा होने के बाद, जैसे मैं बता रहा हूँ कि जैसे ये पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया था, पिछली स्लाइड में क्या बताया था, यही वाला पार्ट क्या कहलाता है, ये पार्ट कहलाता है यूजी कहलाता है, ये क्या कहलाता है, गर्भाशय कहलाता है। क्या कहलाता है, गर्भाशय। जैसे ही कार्यकाल 9 माह का हो जाता है, कार्यकाल कितना समय का हो जाएगा, 9 माह का हो जाएगा, तो 9 माह के बाद क्या हो जाएगा कि गर्भाशय की दीवार क्या हो जाती है, सिकुड़ने लग जाती है। गर्भाशय की दीवार क्या होने लग जाती है, सिकुड़ने लग जाती है। और सिकुड़ने के दौरान क्या हो जाता है, जैसे मान के चलिए आप किसी बलून को दबाओगे तो उससे एयर बाहर निकलने का प्रयास करेगी, वैसे ही कुछ स्थितियां यहाँ पर बनती है। क्या होता है कि कार्यकाल पूरा होने पर ही गर्भाशय की दीवार क्या होती है, सिकुड़ने लग जाती है। अब ये सिकुड़ती क्यों है, क्योंकि इस समय यहाँ पर क्या होता है, एक विशेष प्रकार का हार्मोन रिलीज होता है। क्या होता है, विशेष प्रकार का क्या होता है, हार्मोन रिलीज होता है। उस हार्मोन का नाम होता है रिलैक्सिन हार्मोन। उस हार्मोन का नाम क्या होता है, रिलैक्सिन हार्मोन होता है। कौन सा हार्मोन होता है, रिलैक्सिन हार्मोन होता है। रिलैक्सिन हार्मोन ही क्या करता है, गर्भाशय की दीवार में क्या करता है, संकुचन उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, संकुचन उत्पन्न करता है। और संकुचन उत्पन्न करने के बाद जो बेबी है यहाँ से क्या हो जाता है कि बाहर निकल कर आ जाता है। तो देखिए यही बात की गई। और इसी ये बाहर आने की प्रोसेस ही क्या कहलाती है, प्रसव कहलाती है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रसव कहलाती है। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि प्रसव क्या है करके, तो गर्भ की अवधि के पूरा हो जाने के बाद गर्भाशय भित्ति के तीव्र संकुचन के कारण शिशु का योनि मार्ग से बाहर आना क्या कहलाता है, प्रसव कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रसव कहलाता है। प्रसव एक जटिल प्रक्रिया है जो जटिल तंत्रिकी अंतःस्रावी विधि क्रिया विधि। अंतःस्रावी क्या होता है, ग्रंथि होता है। क्या होता है, ग्रंथि। और ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या है, हार्मोन निकालना। ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या होता है, हार्मोन का उत्पादन करना। कौन सा हार्मोन निकलता है, रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलेगा, रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है, जो संकुचन में मदद करता है। संकुचन के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पर नाम भी पूछा गया था, कौन से हार्मोन शामिल होते, तो कौन सा हार्मोन शामिल होता है, रिलैक्सिन हार्मोन शामिल होता है। कौन सा हार्मोन शामिल होता है, रिलैक्सिन हार्मोन। क्रियाविधि द्वारा प्रेरित व नियंत्रित होती है। पूर्ण विकसित गर्भ, मैंने बताया था पूर्ण विकसित गर्भ 9 माह में ही माना जाता है। अपरा से ही क्या हो जाता है, प्रसव के संकेत के जन्म लेते हैं। यह हल्के गर्भाशय संकुचनों को प्रेरित करते हैं, जिन्हें गर्भोत्तेक्षण या प्रतिवर्त कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक आवृतबीजी पुष्प, एक आवृतबीजी पुष्प के उन अंगों के नाम बताइए जहां नर व मादा युग्मोद्भिद का विकास होता है। तो देखिए मैंने आपको अभी थोड़ी देर ही पहले बताया था कि पुष्प में कितने पुष्प में क्या होते हैं, मुख्यतः कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। पुष्प में कितने भाग होते हैं, मुख्यतः 4 भाग होते हैं। जैसे मैंने बताया था कि ये क्या कहलाता है, बाह्य दलपुंज कहलाता है। ये वाला भाग क्या कहलाएगा, दलपुंज कहलाएगा। ये क्या कहलाता है, पुंकेसर। पुंकेसर ही ये क्या होता है, नर वाला भाग होता है। क्या भाग होता है, नर वाला भाग होता है। और इसके मैंने बताया नर वाला भाग पुंकेसर कहलाता है। और पुंकेसर का मुख्य भाग मैंने बताया, पहला क्या बताया आपको, तंतु बताया। क्या बताया मैंने आपको, तंतु बताया, इसे फिलामेंट कहा जाता है। और दूसरा भाग क्या हो जाएगा, परागकोश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परागकोश हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा इसका, परागकोश हो जाएगा। तो यही तो पूछा गया था सवाल में कि नर वाले भाग का मुख्य जननांग क्या हो जाएगा, तंतु हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, परागकोश हो जाएगा। वही मैंने बताया था, ये वाला भाग क्या होता है, स्त्री केसर होता है। और स्त्री केसर वाला भाग ही तो क्या होता है, मादा वाला भाग होता है। कौन सा भाग होता है, ये मादा वाला भाग होता है। कौन सा भाग होता है, ये मादा वाला भाग होता है। और मैंने बताया था मादा वाले भाग में देखिए इसे क्या कहा जाता है, अंडाशय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो पहला क्या हो जाएगा, अंडाशय हो जाएगा। अंडाशय के जस्ट ऊपर में आओगे तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला भाग कहलाता है। देखिए ये वाला भाग क्या कहलाता है, वर्तिका कहलाता है। क्या कहलाएगा, वर्तिका कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वर्तिका कहलाएगा। और जो 3rd नंबर का भाग है इसे क्या कहा जाएगा, वर्तिकाग्र कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, वर्तिकाग्र कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, वर्तिकाग्र। तो मैंने बताया आपको नर भाग क्या होगा, एक हो जाएगा पुंकेसर, पुंकेसर भी बोल सकते हैं, या तंतु, और उसका क्या हो जाएगा, परागकोश उसका भाग हो जाएगा। और मादा वाला भाग क्या हो जाएगा, मादा वाला भाग हो जाएगा स्त्री केसर हो जाएगा। स्त्री केसर में क्या क्या आ जाएगा, एक अंडाशय आ जाएगा, एक क्या आ जाएगा, वर्तिका आ जाएगा, और एक क्या आ जाएगा, वर्तिकाग्र आ जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आंसर में, देखिए यही लिखा हुआ है। ठीक है, बीजांड पुंकेसर लिखा हुआ है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अंडाशय में स्थित बीजांड का भाग में होता है। चलिए देखिए अगला चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, बिंदु उत्परिवर्तन क्या है। बिंदु उत्परिवर्तन क्या है, तो देखिए बिंदु उत्परिवर्तन क्या है, और एक उदाहरण भी दीजिए बोला है। इसके लिए तो हमें क्या जानकारी होना चाहिए कि उत्परिवर्तन एक्चुअल में क्या होता है। उत्परिवर्तन क्या होता है, जैसे कि देखिए हम उत्परिवर्तन पर चर्चा करते हैं। उत्परिवर्तन को ही म्यूटेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उत्परिवर्तन को ही क्या कहा जाता है, म्यूटेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, म्यूटेशन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाएगा, म्यूटेशन कहा जाता है।
क्या कहा जाता है इसे? म्यूटेशन। तो म्यूटेशन क्या होता है कि जैसे देखिए हमारी कोशिकाओं के अंदर में क्या पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। और आपको पता होगा कि न्यूक्लिक अम्ल में डीएनए भी होता है और क्या होता है? आरएनए भी होता है। तो यहाँ पर देखिए उत्परिवर्तन के लिए काम आता है डीएनए की चर्चा होती है। किसकी चर्चा होती है? डीएनए की चर्चा होती है। तो डीएनए, अब देखिए डीएनए भी क्या होता है कि नाइट्रोजन युक्त क्षार से बना रहता है। डीएनए किससे बना हुआ रहता है? नाइट्रोजन युक्त क्षार से। जैसे कि आपने देखा होगा कि डीएनए की संरचना कैसी होती है? डबल हेलिक्स होती है। डीएनए की संरचना कैसी होती है? डबल हेलिक्स होती है। ये आपने तो सुना ही होगा, डीएनए की संरचना कैसी होती है? डबल हेलिक्स होती है। और डबल हेलिक्स के बारे में किसने बताया? वाटसन और क्रिक ने बताया। किसने बताया था? वाटसन व क्रिक। यदि कभी ऑब्जेक्टिव सवाल में पूछ लिया जाए कि डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना किसके द्वारा दी गई थी, तो संरचना दी गई थी वाटसन और क्रिक द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? वाटसन और क्रिक द्वारा दिया गया था। तो देखिए ये जो होता है नाइट्रोजन युक्त क्षार से बना होता है। किससे बना होता है? ये नाइट्रोजन युक्त क्षार से बना होता है। डबल हेलिक्स जो संरचना है, तो नाइट्रोजन युक्त जो क्षार है, नाइट्रोजन युक्त जो क्षार है, ये दो प्रकार के होते हैं। नाइट्रोजन युक्त क्षार कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। नाइट्रोजन युक्त क्षार कितने प्रकार का हो जाएगा? नाइट्रोजन युक्त क्षार दो प्रकार का होता है। एक होता है प्यूरिन होता है, दूसरा होता है पिरामिडिन या पिरीमिडिन कहा जाता है। दूसरा क्या हो जाएगा? पिरीमिडिन हो जाएगा। तो देखिए प्यूरिन का दो भाग होता है। प्यूरिन का कितना भाग होता है? प्यूरिन का दो भाग होता है। प्यूरिन में भी दो नाइट्रोजन युक्त क्षार होता है। पहला हो जाएगा, मान के चलो ए हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा। ए से हो जाएगा एडिनिन, ए से क्या हो जाएगा? एडिनिन हो जाएगा। और जी से क्या हो जाएगा? ग्वानिन हो जाएगा। जी से क्या हो जाएगा? ग्वानिन हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए पिरीमिडिन के तीन भाग होते हैं। एक हो जाएगा सी, फिर क्या हो जाएगा? यू, फिर क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। और फिर थर्ड क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। मतलब सी का मतलब क्या हो जाएगा? साइटोसिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइटोसिन, साइटोसिन। यू का हो जाएगा यूरेसिल, यू का क्या हो जाएगा? यूरेसिल हो जाएगा। और टी से क्या हो जाएगा? थाइमिन हो जाएगा। टी से क्या हो जाएगा? थाइमिन। मान के चलिए कि जैसे कभी कभी बोला जाता है कि एजी बोला जाता है, जैसे नए नए को क्या बोला जाता है? एजी बोला जाता है। तो ये ट्रिक अपने याद रखने के लिए रखा जा सकता है एजी। और सी टी, सी यू यानी मिलना होता है ना, टी यानी क्या हो जाएगा? टुमारो हो जाएगा ना, कल यानी सी यू, फिर मिलेंगे कल वाली बात हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी यू क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। तो ये याद रखने का तरीका हो सकता है, एडिनिन हो सकता है, ग्वानिन हो सकता है, फिर क्या हो सकता है? साइटोसिन हो सकता है, यूरेसिल हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा? तो यहाँ से ये पता रहना चाहिए कि डीएनए में क्या क्या रहता है। तो डीएनए में रहता है, डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन युक्त क्षार रहता है? एक रहता है एडिनिन रहता है। एक क्या रहता है? एडिनिन रहता है। दूसरा क्या होता है? थाइमिन होता है। थर्ड क्या होता है? जी होता है। और थर्ड क्या होता है? फोर्थ क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो देखिए एडिनिन बोला जाता है इसे, इसे क्या बोला जाता है? थाइमिन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? थाइमिन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाएगा? ग्वानिन कहा जाएगा। और इसे क्या कहा जाएगा? साइटोसिन कहा जाएगा। तो ए और जो टी है, इनके मध्य डबल बॉन्ड रहता है। कौन सा बॉन्ड रहता है? डबल बॉन्ड रहता है। और जी और सी के मध्य क्या रहता है? ट्रिपल बॉन्ड रहता है। जी और सी के मध्य क्या रहेगा? ट्रिपल बॉन्ड रहता है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या रहेगा? यहाँ पर ए टी रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा? जी, और क्या रहेगा? सी रहेगा। फिर यहाँ पर ए, और यहाँ पर क्या रहेगा? टी रहेगा। यहाँ पर क्या रहेगा? जी, ट्रिपल बॉन्ड क्या रहेगा? सी रहेगा। ठीक है, इस प्रकार सभी में लगा हुआ रहेगा। देखिए यहाँ पर म्यूटेशन क्या होता है, अब चर्चा की बात आती है। म्यूटेशन क्या होता है? यदि देखिए ए टी जीसी चल रहा है, ए टी जीसी चल रहा है, तो ये जो नाइट्रोजन युक्त क्षार है, या इसे ये न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है, तो इनके जो क्रम है, इनका जो सीक्वेंस है, इनके सीक्वेंस में गड़बड़ी हो जाना, या इनका क्रम में क्या होना? गड़बड़ी हो जाना, यही क्या कहलाता है? म्यूटेशन कहलाता है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? म्यूटेशन कहलाता है। तो म्यूटेशन क्या हुआ कि डीएनए का जो डीएनए का जो नाइट्रोजन युक्त क्षार है, इनका सीक्वेंस बिगड़ जाना, या इनकी सीक्वेंस में बदलाव हो जाना, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को भी क्या कहा जाता है? म्यूटेशन कहा जाता है। अब देखिए म्यूटेशन में एक वर्ड दिया है कि बिंदु या पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है करके। अब देखिए उत्परिवर्तन में एक शब्द जोड़ देते हैं, बिंदु उत्परिवर्तन क्या होता है? तो बिंदु उत्परिवर्तन या पॉइंट म्यूटेशन क्या हो जाएगा? पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है कि नाइट्रोजन युक्त क्षार का जो युग्म है, युग्म दिखाई दे रहा है, ए और टी जोड़ा ही तो है, युग्म को क्या कहा जाता है? जोड़ा कहा जाता है। जी और सी भी क्या है? एक प्रकार का क्या है? जोड़ा है। तो इनका जोड़े का, या हम बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन युक्त क्षार के जोड़े का सीक्वेंस अव्यवस्थित हो जाना,
ये क्या कहलाता है? बिंदु म्यूटेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? बिंदु म्यूटेशन कहलाता है। और इसका एक अच्छा सा एक उदाहरण है, इसका एक अच्छा सा उदाहरण में जैसे कि आपको पता होगा, उदाहरण आ जाएगा सिकल सेल एनीमिया आ जाएगा। क्या हो जाएगा? सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया ये एक प्रकार का रोग होता है। क्या होता है ये? सिकल सेल एनीमिया एक प्रकार का क्या होता है? इसमें क्या होता है कि आरबीसी का आकार क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। और आपको पता होगा कि आरबीसी में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है स्लाइड में, देखिए कि जीन के किसी एक क्षारक में हुआ बदलाव क्या कहलाता है? बिंदु उत्परिवर्तन कहलाता है। और जैसे मैंने बताया था आपका, जैसे मैंने बोला था सीक्वेंस बदल जाएगा। जैसे पहले देखिए सीक्वेंस क्या था? जी था। अब देखिए सीक्वेंस बदल गया, ए की जगह रिप्लेस हो गया क्या? जी रिप्लेस हो गया। और देखिए उसका सीक्वेंस बदल गया, जी यू क्या हो गया? सी हो गया। तो यही बात सारी जो मैंने समझाया यही स्लाइड में क्या हुआ? लिखा हुआ है। देखिए अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है अगला कि समजात अंग किसे कहा जाता है? समजात अंग किसे कहा जाता है? तो समजात अंग, और साथ में क्या पूछा है कि उसका 2 एग्जाम्पल भी बताइए। साथ में क्या पूछा हुआ है? 2 एग्जाम्पल भी बताइए। समजात अंग क्या होता है कि वे अंग जो संरचना में क्या होते हैं? समान होते हैं। संरचना में क्या रहेगा? समान होता है, परंतु उनके कार्य अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। यह कार्य क्या हो सकता है? अलग अलग हो सकता है। यह क्या कहलाता है? यही कहलाता है समजात कहलाता है। क्या कहलाता है? ऐसे अंग जिनकी मौलिक संरचना क्या होती है? समान होती है, लेकिन विभिन्न कार्य संपन्न करने हेतु विभिन्न प्रकार के अनुकूलित हो जाते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। वही बात की गई है, जैसे मैंने बोला कि ये आपको हाथ दिखाई दे रहा है, मनुष्य का हाथ हो जाएगा, जैसे बिल्ली के पैर हो जाएंगे, सामने वाले पैर की बात हो रही है। ये संरचना में क्या दिखाई देगा आपको? समान दिखाई देगा, परंतु इनके कार्य क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। ऐसे अंगों को ही क्या कहा जाता है? समजात अंग कहा जाता है। जैसे लिखा हुआ है मनुष्य के हाथ, घोड़े के आगे वाले पैर, वेल के फ्लियर और पक्षियों के पंख, देखिए समान ही रहता है, परंतु दिखने में तो समान दिखता है। वेल का जो पंख है साइड वाला और जो पक्षी का जो पंख है समान दिखाई देते हैं, परंतु ये कार्य में क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। ऐसे अंगों को ही क्या कहा जाता है? समजात अंग कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि यदि एक द्विरज्जु की डीएनए में 20% साइटोसिन है, 20% क्या है? साइटोसिन है, तो डीएनए में मिलने वाले एडेनाइन के प्रतिशत की गणना कीजिए। देखिए मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, डीएनए में 4 नाइट्रोजन युक्त क्षार होते हैं। डीएनए में नाइट्रोजन युक्त क्षार कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो डीएनए में कितने नाइट्रोजन युक्त क्षार होते हैं? 4 नाइट्रोजन युक्त क्षार होता है। पहला मैंने आपको बताया था क्या? पहला बताया था मैंने एडिनिन बताया था, एडिनिन बताया था। दूसरा क्या बताया था मैंने आपको? थायमिन बताया था, थायमिन बताया था। थर्ड क्या बताया था मैंने आपको? ग्वानिन बताया था। और फोर्थ क्या बताया था मैंने आपको? साइटोसिन बताया था। क्या बताया था? साइटोसिन बताया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एडिनिन हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? थायमिन हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? जी ग्वानिन हो जाएगा, और साइटोसिन का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। मैंने आपको ये भी बताया था कि हाँ देखिए इतना तो बता ही दिया था, परंतु इसमें थोड़ा सा परिवर्तन होता है। क्या होता है कि यहाँ पर जो ए होता है, ये ए बराबर होता है जी के बराबर होता है। ये किसके बराबर हो जाता है? जी के बराबर हो जाएगा। या हम ऐसा बोल सकते हैं, सॉरी थोड़ा सा उसका परिवर्तन करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ए किसके बराबर हो जाएगा? टी के बराबर हो जाएगा, और जी किसके बराबर हो जाएगा? सी के बराबर हो जाएगा। ए किसके बराबर हो जाएगा? एडिनिन थाइनिन के बराबर हो जाएगा, और ग्वानिन किसके बराबर हो जाएगा? साइटोसिन का। और एडिनिन और जो ग्वानिन का जो योग है वो थाइमिन और साइटोसिन के योग के बराबर भी होता है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया? क्वेश्चन में बोला गया है कि डीएनए में 20% साइटोसिन है। अब स्वाभाविक सी बात है कि 20% यदि साइटोसिन है, और साइटोसिन ही तो ग्वानिन के बराबर है, तो ग्वानिन भी 20% नहीं होगा क्या? तो ये भी कितना परसेंट हो जाएगा? 20% हो जाएगा। ये भी कितना परसेंट हो जाएगा? 20% हो जाएगा। दोनों कितने कितने परसेंट हो जाएंगे? 20-20% हो जाएंगे। और 20-20% कितना होता है? 40% हो जाएगा। तो जी और सी, या हम बोल सकते हैं कि ए, इसका वैल्यू कितना रख देंगे? हम जी का वैल्यू रख देंगे 20 रख देंगे। यहाँ पर किस थायमिन का वैल्यू रख देंगे टी, और यहाँ पर सी का वैल्यू कितना रख देंगे? 20 रख देंगे। ठीक है। या हम बोल सकते हैं कि ग्वानिन और जो साइटोसिन है ये कितना हो जाएगा? टोटल मिलकर कितना परसेंट हो जाएगा? टोटल मिलकर 40% हो जाएगा। ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा? ये वाला भाग साइटोसिन वाला और ये जो ग्वानिन वाला भाग है, ये दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे? दोनों मिलकर हो जाएगा 40%।
और आपको ये भी पता होगा कि कोई भी चीज़ें हमेशा 100% पर कैलकुलेट की जाती है। जब 100 में से यदि 40% माइनस कर दोगे, तो 100 में से यदि 40% माइनस करोगे तो क्या बच जाएगा? क्या बच जाएगा? 60% बचेगा। और 60% में क्या बचेगा? ए और टी बचेगा। क्या बचेगा? 60% में ए और क्या बचेगा? टी बचेगा। जबकि ये देखिए ऊपर वाली लाइन में लिखा हुआ है कि एडेनिन और थाइमिन आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यदि 30 का बराबर भाग करोगे, डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो क्या आ जाएगा? 30% आ जाएगा। यानी 30% एडेनिन होगा, 30% क्या होगा? थाइमिन होगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? एडेनिन। एडेनिन का प्रतिशत मात्रा कितना हो जाएगा? 30% हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की हम क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। देखिए यही आंसर में लिखा हुआ है 30% करके, ठीक है। देखिए फिर से वही क्वेश्चन जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था। उत्परिवर्तन क्या होता है? मैंने बताया डीएनए में क्या होता है? नाइट्रोजन युक्त क्षार होता है और नाइट्रोजन युक्त का सीक्वेंस बदलना ही या क्रम में अव्यवस्था होना ही, क्रम में अव्यवस्था का होना ही क्या कहलाता है? म्यूटेशन कहलाता है। और म्यूटेशन मैंने आपको बताया था, जैसे कि क्या हो जाएगा म्यूटेशन की परिभाषा। और म्यूटेशन 3 प्रकार से होता है। एक जीनोमेटिक हो सकता है, एक गुणसूत्रीय विपतन हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है? जीन उत्परिवर्तन या बिंदु उत्परिवर्तन होता है। ये तो मैंने आपको समझा दिया था। जीनोटिक क्या होता है? जिसे हम देख नहीं पाते। जीनोटिक क्या होता है? जिन्हें हम देख नहीं पाते हैं। और जीन की व्यवस्था या जीन की संख्या में कम ज्यादा हो जाना ही क्या कहलाता है? गुणसूत्री क्या कहलाता है? विपतन कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। देखिए प्राथमिक व द्वितीयक लसीकाभ अंगों के नाम बताइए। देखिए लसीकाभ अंग क्या होता है? लसीकाभ अंग वे अंग होते हैं, लसीकाभ अंग की बात किया गया है। आपको पता है कि हमारे पूरे शरीर में क्या हो फैला हुआ है? रक्तवाहिका फैली हुई है। तभी तो आपको पता है कि जब भी शरीर का कोई पार्ट कटता है तो वहां से क्या निकलने लग जाता है? ब्लड निकलने लग जाता है। इससे ये सिद्ध होता है कि हमारी बॉडी के हर एक पार्ट में या हर जगह क्या फैली हुई है? रक्तवाहिका फैली हुई है। रक्तवाहिका उसी प्रकार रक्त मान के चलिए क्या है? रक्तवाहिका। ये क्या है? रक्तवाहिका। तो रक्तवाहिका के ही अनुरूप या रक्तवाहिका के समान ही, रक्तवाहिका के समान ही हमारे शरीर में क्या होता है? एक विशेष प्रकार का क्या होता है, या हम बोल सकते हैं कि इसे क्या बोला जाता है? रक्त परिसंचरण तंत्र को क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाएगा? रक्तवाहिका को परिसंचरण तंत्र कहा जा सकता है। जो लसीकाभ होता है एक प्रकार का कोशिका होता है। एक प्रकार का क्या होता है? ये कोशिका होता है। या हम बोल सकते हैं कि एक प्रकार का क्या होता है? ऊतक होता है। ऐसा ऊतक या ऐसी कोशिका जो परिसंचरण तंत्र के अनुरूप ही या परिसंचरण तंत्र के समान ही एक विशेष प्रकार का तंत्र का निर्माण करते हैं। एक विशेष प्रकार का क्या करते हैं? तंत्र का निर्माण करते हैं। इसे ही बोला जाता है लसीकाभ कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? लसीकाभ कहा जाता है। लसीकाभ 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। जैसे प्राथमिक लसीकाभ अंग हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा? द्वितीयक लसीकाभ अंग हो जाएगा। जैसे अस्थि मज्जा हो जाएगा। अस्थि मज्जा क्या होता है? जैसे मान के चलिए क्या होता है? हड्डी है। ये क्या है? हड्डी है। हड्डी में क्या पाया जाता है? आपको पता होगा हड्डियों में क्या पाया जाता है? रिक्त स्थान पाया जाता है। इसी रिक्त स्थान को कहा जाता है अस्थि मज्जा कहा जाता है। और इसी रिक्त स्थान में क्या होता है? रक्त का निर्माण होता है। यदि पूछ लिया जाए कि अस्थि मज्जा में क्या होता है? रक्त का निर्माण होता है। क्या होता है? रक्त निर्माण होता है। दूसरा थाइमस। थाइमस एक प्रकार की क्या है? ग्रंथि मानी जाती है। क्या मानी जाती है? ग्रंथि पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? छाती में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? छाती में पाई जाती है। और थाइमस क्या करता है? प्रतिरक्षा प्रणाली डेवलप करता है। क्या डेवलप करता है? ये प्रतिरक्षा प्रणाली को डेवलप करता है। प्रतिरक्षा प्रणाली का मतलब ये है कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है? इम्यूनिटी। थाइमस ग्रंथि की एक विशेषता ये है कि ये समय के साथ क्या हो जाता है? ये थाइमस ग्रंथि समय के साथ समाप्त होते चलती है। इसलिए ही थाइमस ग्रंथि के समाप्त होने के कारण ही व्यक्ति में क्या आता है? बुढ़ापा आता है। ठीक है। बात करते हैं द्वितीयक लसीकाभ अंग। तो तिल्ली हो जाएगा, टॉन्सिल हो जाएगा, लिम्फ नोड हो जाएगा। फिर इतने सारे एग्जाम्पल दिए। जैसे हमारे शरीर में देखा होगा आपने काले काले क्या होते हैं? डॉट होते हैं। उन्हीं डॉट को क्या कहा जाता है? तिल्ली कहा जाता है। तिल्ली का मुख्य कार्य क्या होता है? ये रक्त का फिल्टर करने का भी कार्य करता है। इतनी जानकारी पर्याप्त है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्राथमिक तथा द्वितीयक वाहित मल उपचार के बीच प्रमुख अंतर क्या है? तो देखिए वाहित मल क्या होता है, इस यही जानकारी होना अपने को जरूरी है। तो देखिए वाहित मल क्या होता है? आपने देखा होगा वाहित मल क्या होता है? वाहित मल नगर पालिका या नगर निकाय में, नगर पालिका या नगर निकाय में, नगर पालिका या नगर निकाय में से निकले हुए अपशिष्ट हो गया, या हम बोल सकते हैं मल बोल सकते हैं, कूड़ा कचरा बोल सकते हैं, हम कूड़ा कचरा बोल सकते हैं,
साथ ही क्या हो जाएगा, कोई ठोस अपशिष्ट हो जाएगा। इन अपशिष्टों का पानी में मिल जाना ही क्या कहलाता है, यही कहलाता है वाहित मल कहलाता है। सीधे सीधे डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि नगर निकाय या नगर पालिका के ठोस अपशिष्ट हो गया, मल हो गया, कूड़ा कचरा हो गया, इनका जल में मिलना और जल को दूषित करना ही क्या कहलाता है, वाहित मल कहलाता है। वाहित मल भी दो प्रकार का होता है, एक प्राथमिक यानी एक प्राथमिक होता है, एक द्वितीयक होता है, या इसका हम बोल सकते हैं कि प्राथमिक उपचार होता है और दूसरा क्या होता है, द्वितीयक उपचार। ठीक है, तो इनका उपचार का मतलब होता है कि इनका फिल्ट्रेशन करना। तो फिल्ट्रेशन देखो दो तरीके हो सकता है। एक तरीका ये है कि इसको छानकर, इसको क्या किया जाता है, छानकर या क्या या निथार कर अलग किया जा सकता है, ये प्राथमिक उपचार में होता है। और दूसरा द्वितीयक उपचार में क्या होता है कि पहले इसे वायवीय व अवायवीय अपघटन होता है। अपघटन का मतलब होता है तोड़ना, अपघटन का मतलब क्या होता है, तोड़ना होता है। ठीक है, दूसरा क्या दिया कि इस प्रक्रिया में बीओडी प्रभावित नहीं होती है। बीओडी का मतलब होता है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। बीओडी का मतलब क्या हो जाएगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हो जाता है। बहुत बार सवाल पूछ लिया गया ये वाला सवाल ऑब्जेक्टिव में कि बीओडी का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल ऑक्सीजन बायोलॉजिकल ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, डिमांड हो जाएगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हो जाएगा। इसमें ज्यादा बीओडी क्या नहीं होती, प्रभावित नहीं होती है, परंतु द्वितीयक उपचार के दौरान बीओडी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, बीओडी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है कि पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी में किस पोषक जीवाणु कोशिका के अंदर वांछित डीएनए खंड को प्रवेश कराने की किन्हीं 4 विधियों के नाम लिखिए। तो देखिए एक हो जाएगी जिनगन विधि हो जाएगी, या बायोलिस्टिक विधि कहा जाता है। दूसरी विधि क्या हो जाएगी, माइक्रो इंजेक्शन हो जाएगा। थर्ड विधि क्या हो जाएगा, पश्च विषाणु या क्या हो जाएगा, रिट्रोवायरस हो जाएगा। और चौथी क्या हो जाएगी, जीवाणु कोशिका को द्विसंयोजी धनायन, जैसे यहाँ पर हो जाएगा कैल्शियम धनायन द्वारा उपचारित करके। ठीक है, तो ये अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है अगला, एलिसा का पूरा नाम लिखिए। तो देखिए एलिसा का पूरा नाम क्या हो जाएगा, एलिसा का पूरा नाम क्या हो जाएगा, एंजाइम, ई से क्या हो जाएगा, एंजाइम हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इम्यूनी हो जाएगा, और सार्बेट क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो एलिसा टेस्ट कब करवाया जाता है, एलिसा टेस्ट एड्स के उपचार में किया जाता है। इसके उपचार में किया जाता है। देखिए एलिसा तकनीक शरीर में विशिष्ट एंटीजनों तथा उनकी प्रतिक्रिया स्वरूप बने एंटीबॉडी की पहचान करने पर आधारित है। आपको पता होगा कि जो हमारा रक्त है, रक्त में दो चीजें पाई जाती है, एक पाया जाता है एंटीजन पाया जाता है, क्या पाया जाता है, एक एंटीजन पाया जाता है, और एक क्या पाई जाती है, एंटीबॉडी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, एक एंटीजन पाया जाता है और क्या पाया जाता है, एंटीजन। एंटीजन ही रक्त का ब्लड ग्रुप डिसाइड करता है। मान के चलो ब्लड ग्रुप ए है, इसमें कौन सा एंटीजन रहेगा, ए एंटीजन रहेगा। यदि ब्लड ग्रुप क्या है, बी है, तो एंटीजन क्या रहेगा, बी रहेगा। यदि ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है, तो एंटीजन क्या रहेगा, ए बी रहेगा। और यहाँ पर यदि ब्लड ग्रुप ओ है, तो यहाँ पर किसी प्रकार का क्या नहीं होगा, एंटीजन नहीं रहता है। तो एंटीबॉडी एंटीजन के जस्ट विपरीत होती है। ए का अपोजिट क्या हो जाता है, बी हो जाता है, बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और यहाँ पर ए और बी है तो दोनों का अपोजिट कुछ नहीं होगा, और यहाँ पर कुछ नहीं यानी इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। तो ऐसे भी सवाल कभी पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए वर्ड लिखा हुआ था कहीं पर, एंटीबॉडी और एंटीजन की पहचान करता है कौन, एलिसा टेस्ट है। और एलिसा टेस्ट किसके लिए होता है, एड्स रोग की पहचान के लिए किया जाता है। तो रक्त क्या होता है, एंटीजन और एंटीबॉडी, या रक्त का निर्धारण कौन करता है, एंटीजन ही करता है। ए एंटीजन है तो रक्त ए हो जाएगा, बी एंटीजन है तो रक्त क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ए बी एंटीजन है तो रक्त क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। कोई एंटीजन नहीं है तो क्या हो जाएगा, रक्त क्या हो जाएगा, बी ओ हो जाएगा। देखिए अगला क्या है, घास का स्पर्धी बहिष्कार सिद्धांत क्या है। देखिए घास का स्पर्धी बहिष्कार सिद्धांत क्या है। तो देखिए मान के चलिए किसी पारिस्थितिक तंत्र में ए और बी दो कोई जीव है, ए और बी कोई दो जीव है। और मैंने बोला कि दोनों समान जाति के, दोनों क्या है, समान प्रजाति के, और ये अपने भोजन के लिए किसी इस माध्यम पर क्या है, आश्रित है। इस भोजन पर क्या है, ये आश्रित है। अब हो सकता है कि ए और बी समान शक्ति वाला नहीं हो सकता है कि ए में कम पावर हो, बी में ज्यादा पावर हो सकता है कि बी में कम पावर हो, ए में ज्यादा पावर हो, यानी इनका शक्ति में कम ज्यादा हो सकता है। ठीक है, ये क्या करते हैं कि अपना
देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह सिद्धांत बताता है कि समान संसाधन के लिए, देखिए संसाधन क्या था, समान था। ए के लिए भी यही संसाधन जुटाना था अपना जीवन यापन के लिए, बी को भी अपने जीवन यापन के लिए यही संसाधन जुटाना था। जाति क्या थी, इनकी समान थी, परंतु पावर में, शक्ति में कम ज्यादा हो सकता था। देखिए क्या हो सकता था, कम ज्यादा हो सकता था। तो ये क्या करता है कि लास्ट में वो साथ में नहीं रह सकती, यानी एक समय ऐसा आएगा कि ये एक कोई ना कोई एक अगले को क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। यही कहलाता है गास का स्पर्धी बहिष्कार का सिद्धांत। देखिए फिर से मैंने क्या बताया, ए और बी कोई दो प्रजाति थी, ए और बी क्या थी, दो प्रजाति थी, समान जात की प्रजाति थी। समान जात की प्रजाति अपने संसाधन के लिए, जीवन यापन के लिए कोई संसाधन था, समान संसाधन था। कुछ समय तक ये क्या रहती है, साथ में रहती है। हो सकता है कि कमजोर रहेगा और एक क्या रहेगा, थोड़ा प्रबल, एक प्रबल रहेगा, एक क्या रहेगा, दुर्बल रहेगा। तो ये लास्ट तक क्या नहीं रह सकती, साथ में नहीं रह सकती। हो सकता है कि कभी ना कभी एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। कमजोर पक्ष वाला हमेशा क्या हो सकता है, समाप्त हो सकता है। तो यही तो लिखा गया, इसी को तो बोला गया है गास का स्पर्धी बहिष्कार सिद्धांत बोला गया। जैसे यह सिद्धांत बताता है कि समान संसाधन के लिए स्पर्धा कर रही दो घनिष्ठ रूप से संबंधित प्रजातियां लंबे अनिश्चित समय तक साथ नहीं रह सकती, अनंत स्पर्धी रूप से कमजोर प्रजाति बहिष्कृत हो जाती है। यही बात लिखी हुई गई है, ठीक है, मैंने जो बताया आपको यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन अगला लिखा हुआ है कि विभिन्न पोषण स्तरों में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय व गैर चक्रीय होता है, स्पष्ट कीजिए। चलिए देखिए इसे नई स्लाइड में देखते हैं। देखिए यहाँ पर बात की गई है ऊर्जा प्रवाह की। ऊर्जा प्रवाह संबंधित है पारिस्थितिक से संबंधित है। किससे संबंधित है, पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित है। किससे संबंधित है, पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित है। अब मैंने बताया था कि अपने वातावरण में आसपास में उपस्थित जैविक और अजैविक घटक का, ठीक है, जैविक अजैविक घटक का एक सिस्टम क्या कहलाता है, पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। अब मैंने बताया था कि पारिस्थितिक तंत्र का, देखिए मान के चलिए कोई यहाँ पर क्या है, कोई घास है, यहाँ पर कोई है, कोई क्या है, घास है। घास किससे अपना भोजन बनाएगा, घास देखिए, घास बनाता है प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा अपना भोजन बनाता है। ये अपना भोजन या सूर्य के प्रकाश को, किसको, सूर्य के प्रकाश, सूर्य का प्रकाश इसके ऊपर क्या होगा, पड़ेगा, सूर्य के ऊपर क्या पड़ेगा, इसका प्रकाश पड़ेगा और क्या करेगा, ये भोजन बनाएगा। का मतलब ये होता है कि जो इसे प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उत्पादक कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, उत्पादक कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, उत्पादक कहा जाता है। उत्पादक द्वारा क्या लिया जाता है, सूर्य के प्रकाश का रासायनिक ऊर्जा में बदलकर क्या करता है, अपने भोजन का निर्माण करता है उत्पादक। ठीक है, अब ये उत्पादक को क्या होता है कि मान के चलो कोई हिरन हो गया, कोई भी जीव हो गया, ये क्या करेगा, प्राथमिक उपभोक्ता बोला जाएगा। इसे क्या बोला जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाएगा। और फिर इसे क्या करेगा, सेकेंडरी उपभोक्ता भी क्या करेगा, इसका कंजप्शन करेगा। मान के चलो यहाँ पर क्या हो गया, घास हो गया, घास को क्या बोला गया, उत्पादक बोला गया। घास को कौन खाएगा, हिरण खाएगा। घास को कौन खाएगा, हिरण खाएगा। हिरण को और कोई मांसाहारी जीव जैसे शेर हो गया, कुछ भी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, द्वितीय को ये हो जाएगा। तो ये क्या होता है कि इनकी विशेषता होती है कि एक सीधे क्रम में ऊर्जा का प्रवाह होता है। क्या होता है, ऊर्जा का प्रवाह एक सीधे क्रम में होता है या एक दिशा में होता है। किसमें होता है, एक दिशा में होता है। तो हम बोल सकते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र का जो ये है, ये एक दिशीय होता है या सीधा होता है। और ये क्या करता है, एक प्रकार से क्या करता है, पिरामिड का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, पिरामिड का। इसे बोला जाएगा उपभोक्ता, इसे क्या कहा जाएगा, उत्पादक कहा जाएगा। ये प्राइमरी स्तर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी स्तर हो जाएगा। और इस कंडीशन में क्या होता है कि प्रत्येक ऊर्जा स्तर में केवल 10% ही ऊर्जा अगले वाले स्तर में प्रवेश कर जाती है। केवल कितनी, केवल 10% ऊर्जा ही अगले वाले स्तर में प्रवेश करती है। बाकी 90% का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। बाकी 90% एनर्जी का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। यानी वातावरण में कहीं पर भी क्या हो जाता है, ये समाप्त हो जाता है। परंतु ये सूर्य में पुनः वापस नहीं जा सकता है, सूर्य में पुनः वापस नहीं जा सकता। इसलिए तो हम इसे क्या नहीं बोल सकते, चक्रीय नहीं बोल सकते। चक्रीय क्या होता है कि मान के चलिए मैंने किसी यात्रा को यहाँ से शुरू किया और यहीं पर ये आकर समाप्त कर दिया, तो इसे चक्रीय कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, चक्रीयता कहा जाता है। परंतु मैंने यहाँ से शुरुआत किया और यहाँ पर खत्म किया, तो इसे हम क्या नहीं बोल सकते, चक्रीयता नहीं बोल सकते। हम इसे क्या नहीं बोल सकते, हम चक्रीयता। चक्रीयता क्या होता है, एक जगह से शुरू करके वही जगह पर आकर आपने क्या किया, समाप्त किया। तो ये तो चक्रीय नहीं हो सकता। मैंने बताया कि 10% ऊर्जा ही क्या होती है, आगे की ओर जाती है। 90% क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। ये 90% कहाँ पर, वातावरण में क्या हो जाती है, मिल जाती है। 90% क्या हो जाती है,
वातावरण में मिल जाती है, यानी कहने का मतलब सूर्य तक पुनः वापस नहीं जा पाती है, इसलिए हम इसे चक्रीय नहीं बोल सकते, एक दिशीय बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एक दिशीय। मान के चलिए कि यहाँ पर एनर्जी क्या है? 1000 जूल है, यहाँ पर एनर्जी क्या है? 10,000 जूल है। ठीक है, 10,000 का यदि आप 10% निकालोगे तो 10,000 का यदि आप 10% निकालोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10/100 करेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, जीरो से जीरो, यानी अगले ऊर्जा स्तर में कितना जा पाएगा? केवल 1000, यानी क्या हो जाएगा कि 9,000 जो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, यानी 90% ऊर्जा का क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। वैसे ही अगले स्तर में कितना जा पाएगा? केवल 100 जूल जा पाएगा, और अगले स्तर में केवल कितना जा पाएगा? 10 जूल। तो यहाँ से स्पष्ट है कि जो एनर्जी है अपने स्तर से अगले वाले स्तर में केवल 10% ही क्या होती है? ट्रांसफर होती है, बाकी 90% क्या हो जाती है? ट्रांसफर नहीं हो पाती है। और देखो एक सीधे क्रम में चलती है, इसलिए हम इसे क्या बोल सकते हैं? एक दिशीय बोल सकते हैं। परंतु ये जो 90% ऊर्जा का जो लॉस होता है, ये 90% ऊर्जा पुनः सूर्य में वापस नहीं जा पाती है, वातावरण में ही समाप्त हो जाती है, इसलिए हम इसे क्या नहीं बोल सकते? चक्री में। चक्री क्या बताया था? जहां से आई वहीं पर जाकर समाप्त हो जाए, उसे क्या कहा जाता है? चक्री कहा जाता है। परंतु ऐसे केसेस नहीं देखे जा रहे, जैसे कि थ्योरी में लिखा पड़ा हुआ है। देखिए, हरे पौधे सूर्य की विकिरण ऊर्जा का रूपांतर खाद्य पदार्थ की रासायनिक ऊर्जा में कर देते हैं। खाद्य श्रृंखला में प्रविष्ट यह ऊर्जा हरे पौधे से शाकाहारी तक तथा शाकाहारी से प्राथमिक व द्वितीयक महासारी में 10% नियमानुसार स्थानांतरित होती है। केवल 10% ऊर्जा ही अगले पोषण स्तर तक स्थानांतरित होती है। शेष 90% ऊर्जा ऊष्मा के रूप में पर्यावरण में मुक्त हो जाती है, अर्थात काफी ऊर्जा प्रत्येक स्तर पर ऊष्मा के रूप में ही मुक्त होती है, लेकिन ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय रहता है। यह सूर्य की दिशा में वापस नहीं जाता है, इसलिए यह प्रवाह एक दिशी कहा जाता है, चक्रीय नहीं कहा जाता है। जो चीजें मैंने आपको बताया, जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में समझा, वही चीजें यहाँ पर क्या लिखी हुई है? थ्योरी के रूप में लिखी हुई है। देखिए अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री में अंतर स्पष्ट कीजिए।